अच्छा। ओके। वो फोन वाला भी बंद कर दे। क्या? उससे तो फिर वो कट जाएगा यार। तुरंत फिर अंदर अंदर चलो कर दे। अरे जा कहाँ रहा हीरो। तेरी हालत तो हम पतली कर देंगे। अरे तू एक है और हम इतने। अब क्या करेगा? ये मारता सिर्फ एक को है, बाकी अपने आप भाग जाते हैं। कहाँ गए? इतने बड़े हो गए हो, इतनी लंबी दाढ़ी निकल आई है, फिर भी मंदिर में प्रवेश करते हो जूतों के साथ। शर्म आनी चाहिए। किस बात के लिए मारूं? इसलिए कि मुझे पकड़ने आए हो या पकड़ने के लिए सिर्फ 4 आदमी लाए हो? कोहिनूर चुराया है यार, कुछ तो इज्जत कर। देखो कोहिनूर दे दो, वरना जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? मैं नहीं जानता। बोल। जफर किसी से नहीं मिलता। तो ये कोहिनूर किसे देने वाला था? हाँ? बोल दे। जफर तेरी लाश को शाबाशी देने नहीं आने वाला। कुल, हमीद कुल, मेरा काम कोहिनूर हमीद भाई को देना था। आज कैफियत का 68 शो आपके बीच में पेश किया जा रहा है और मेरा इतना बेहतरीन फनकार हमारे बीच में है, ये कहते हुए कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। जब फनकारी अपने फनकार को छूने की कोशिश करे, जब फनकारी अपने फनकार से लिपट कर उसे फनकारी बताए और मां शारदे आके उसे आशीर्वाद दे, ऐसा फनकार हमारे बीच में है। मैं आज के शो में जो कि 68 शो है, हमारे बीच में है पार्था आकरेकर जी। स्वागत है आपका मेरी कैफियत की महफिल में, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते नमस्ते सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही खुशनसीब मानता हूं अपने आप को कि आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला और कैफियत पे आने का मौका मिला। कैफियत के सारे दर्शकों को मेरा सलाम और उम्मीद है कि अगला जो पल आपके साथ बिताया जाएगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। पार्था भाई, जिंदगी में हमेशा हम लोग संस्कारों को लेके चलते हैं और मेरा ये शो हमेशा संस्कारों के ऊपर है। ये शो वो नहीं है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको चाहने वाले वो मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में हमेशा संस्कारों को चलने की कोशिश की है। तो मैं आज का शो आपसे शुरू करने की इजाजत मांगता हूं और शुरू करता हूं यह कहते हुए कि मुझे रख दिया छांव में, मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा फरिश्ता पिता के रूप में, मैंने देखा है फरिश्ता माँ और क्या पिता के बात, रूप में। उस माँ क्या और पिता को चरण चरण वंदन करते हुए और पूछना चाहूंगा बचपन की वो बातें जब माँ ने आपको सिर पर हाथ रख के कहा था बेटा जिंदगी में दुनिया में जाओ सफलता की तरफ बढ़ो, और पिता ने हमेशा शक्ति दिखाई लेकिन मुलायम दिल से हमेशा आपको आशीर्वाद दिया। क्या कहना चाहेंगे बचपन के बारे में? सतीश जी देखिए, मैं बेसिकली
सबकी तरह एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुंबई की ही पैदाइश हूँ। अ, पिताजी जो थे वो टूर करते थे, ट्रैवल करते थे, मार्केटिंग और प्रमोशन का उनका जॉब था। तो सेल्स और मार्केटिंग जो होती थी, तो उसकी वजह से उनको सालाना बहुत जगह दौरों पर जाना पड़ता था। तो मेरा जी, ज़्यादातर वक़्त जो था वो क्रेश में बिताया जाता था, क्योंकि माँ भी बैंक में नौकरी करती थी और दादा-दादी जो मेरे थे वो मतलब वो ज़्यादा वक़्त मुझे दे नहीं पाते थे। तो जी, मम्मी ने अच्छा खासा वक़्त हमारी परवरिश में ओवरटाइम करके, भागा-दौड़ी में हमें क्रेश में छोड़ना और उस हिसाब से हम बड़े हुए। तो मेरे लिए मेरा एकमात्र दोस्त बचपन से ही थिएटर रहा, सिनेमा रहा। अ, हालाँकि मैं इसके बारे में जोक भी करता हूँ कि एक उम्र में शायद मैंने पहले सिनेमा बोला फिर माँ बोला। पर अ, मेरा ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो शायद थिएटर और थिएटर। एक्टिंग से था। वाह! क्या बात मेरी है, आवाज़ क्या आ रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल क्लियर मेरी है। हाँ जी। तो पिताजी मेरी फैमिली में हालाँकि कोई इस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करता, तो काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क था मुझे उन्हें कन्विंस करने के लिए। पर जी, जी, चूँकि उन्होंने जब मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए देखा, मैं इंटर स्कूल से ही थिएटर में इन्वॉल्व्ड रहा हूँ। तो जब मुझे थिएटर करते हुए उन्होंने देखा तो उन्हें अच्छी खासी खुशी हुई। अ, तकरीबन 17 साल की उम्र में मैंने अपनी अ, माँ को खो दिया। जी, उसके जी, जी, बाद जी। ज़्यादातर वक़्त मेरा मेरे पिताजी के साथ ही रहा और आज मैं जो कुछ हूँ वो उनकी सख्ती की वज़ह से हूँ शायद। और उम्मीद है कि उन्हें अ, भरोसा है कि मैं आई वोंट लेट हिम डाउन। क्या बात है, क्या बात है! उस पिताश्री जिनका नाम भी सतीश है ना सर? सतीश जी, सतीश आकेरकर। जी, सतीश जी सर उनको प्रणाम करता हूँ। एक सतीश एक बड़े जो बहुत ही आज हिंदुस्तान के इतने बड़े फनकार के पिताश्री हैं, उनको आज नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा एक भाई स्वरूप मुझे जो कलाकार दिया है। सच एक वादा आपसे है कि कैफ़ियत तक ये प्यार नहीं है, हमेशा ज़िंदगी भर बना रहेगा। आज 67 जो मेरे शो में लोग आ चुके हैं, उन्होंने मुझे आज भी सर मैं उनके दिलों में बसता हूँ, वो मेरे दिलों में बसते हैं। हम लोग सिर्फ़ इस शो के द्वारा नहीं, आगे भी बढ़े हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो पिताश्री हैं उन्होंने जो आपको प्यार दिया है उनको उन्होंने जो आपको एक फ्रीडम दिया है जबकि अपने टूर करते रहे प्रमोशन करते रहे लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश की आप जो आप चाहते हैं वो करें। कई लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं कलाकार हूं कलाकार बनो, कोई कहता है अगर मैं मार्केटिंग में हूं मार्केटिंग बनो, लेकिन उन्होंने आपको फ्रीडम दी, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। जब ये प्यार हुआ सिनेमा से, माँ से, और उस प्यार में कहीं न कहीं स्कूल में आपके सहपाठियों ने क्या-क्या आपसे हरकतें की और आपने उनको कैसे-कैसे अपने अभिनय से प्रभावित किया, कुछ बताएँगे आप? जी, बचपन से मेरा मतलब मानना यही रहा कि मैंने सोसाइटी से और समाज से बहुत ऑब्जर्व करके इंस्पिरेशन लिया। मैं लोगों से बहुत अ, उनको बहुत करीबी से जान के उनसे मैंने बहुत सीख ली और जी, वही मैंने शायद रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जी, लोग कहते हैं और शायद मैं था भी बहुत शरारती और जी। पढ़ाई में अव्वल था पर एग्ज़ाम्स में लिखने का एक आलस था मुझे, क्योंकि मैं सोचता था कि अब मुझे लिखना तो आता है ही तो हाँ जी, मुझे हाँ तो जी। आता है, ये तो लिखा हुआ जो मुझे आता है, लिखूँ क्या? जी, जी। हाँ, और और दूसरी बात ये भी होती थी कि आज आज मेरा जो मूड है, वो पता नहीं कि सोमवार को 9 बजे जब मैं इतिहास का पेपर लिखूँगा, तो वो मूड सेम रहेगा कि नहीं। तो एग्ज़ाम सिर्फ़ क्लियर करने के चक्कर में ही होते थे। बट मेरा ज़्यादातर मेरी रुचि जो थी वो अ, एकेडमिक्स की तरफ थी, कल्चरल की जी, तरफ थी।
जी। स्पोर्ट्स की तरफ थी और लैंग्वेजेस की तरफ थी। तो अच्छा। इनकी सपोर्ट से मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और अ, मैं थोड़ा-सा और करीब लाता हूँ आपको। कैफ़ियत ऐसा है, जी, ये शो में वो नहीं होता कि 5 क्वेश्चन लोग एंकर लोग लिख लाते हैं और वो शो पूरा कर लेते हैं। मैं थोड़ा अलग करने की कोशिश, इसीलिए आज आप जैसे फनकार मेरे साथ में हैं। और ये नहीं साथ में है, हमेशा मुझे कहते हैं सतीश पांडे लो और लो, इतने प्यारे-प्यारे कलाकार लो। तो मैं आज भाई एक बात पूछना चाह रहा था, ये तो आपने जी। पढ़ाई की बात कर दी। वो कभी हुँ, बताइए हुँ। ना, जब क्लास में टीचर नहीं आती थी तो आपके द्वारा एक्टिंग करना और हँसाना, वो थोड़ा-थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं तक पहुँचे। क्योंकि देखिए देखिए, श्रोताओं हाँ, की हाँ, संख्या बढ़ती जा रही है, आपका प्यार जी। बढ़ता जा रहा है लोगों तक। देखिए, स्कूल में ना मैं काफ़ी शरारती लड़का था, क्योंकि मैं पढ़ाई में क्लास में तो काफ़ी ब्राइट था, मतलब मुझे पता था कि टीचर जो पढ़ा रही है मैं उसमें अपडेटेड रहता था। तो इसकी वजह से कभी-कभी मुझे लेक्चर्स काफ़ी बोरिंग लगते थे। तो उसमें मस्ती करना, टीचर से डाँट खाना वो तो बहुत होता था, बाहर मुर्गा बना के रखना। फिर एक रूटीन बन गया था कि टीचर आके सबसे पहले मुझे डाँट देती थी ताकि क्लास में और टाइम वेस्ट ना हो। पर जी, ये सारी कसर मैं पूरी करता था जब मेरा एनुअल डे होता था या कोई कल्चरल फेस्टिवल होता था या इंटर कॉलेजिएट प्ले होता था। और जी। अ, काफ़ी दोस्त थे और बहुत प्यार मिला स्कूल से। क्या और बात है। कॉलेज में भी वही मेमोरीज़ रही मेरी। पार्था भाई एक बात बताइए, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाकया चाहता हूँ जब आपने वहां पर सबको क्लास के अंदर इतना हंसा दिया। ऐसा वाकया मैं चाहता हूँ जो आपने किया था, उस दिन से सब लोग आपको एक एक बेहतरीन कलाकार के रूप में प्यार करने लगे थे। कुछ ऐसा वाकया अ क्लास का? सतीश जी, बात ये है ना कि मैं बच के नहीं निकल रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मे मेरा स्कूल में बिताया हर दिन इतना मस्ती भरा होता था कि ये बात है। हाँ, कि मेरा ज़िक्र होना भी, शायद मैं आज भी स्कूल जाऊँ तो सबसे शरारती बच्चों में सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम होगा। और वो एक शरारत चाहता हूँ आपसे जो हुई है, ऐसी कि वो जो आज भी याद हो, आप उसको हंसते हो जब अकेले। हर छोटी-छोटी चीज़ें, कभी-कभी क्या होता है ना, अनजाने में हम टीचर की नकल उतारा करते थे। और जब टीचर्स कोई वाक्य दोहराते थे तो हम पीछे बैक बेंच में बैठ के वही चीज़ रिपीट करते थे। फिर टीचर गुस्सा करती थी, हमने डाँट भी खाई है उस मामले में। जी, होमवर्क क्लास में ही पूरा करना, जी, जी, जी। क्योंकि आपको होमवर्क दिया है तो घर पे आपको खेलना है, घूमना है। तो लेक्चर खत्म होने तक होमवर्क कंप्लीट करना, तो उसमें डाँट खाना, एक बार पकड़े जाना। जी, जी, और हमारी एक चांडाल चौकड़ी थी स्कूल में, जी, सलील नाम का मेरा एक दोस्त था। तो सलील पाटकर, सिद्धेश शिरोडकर, सुदेश कुर्डीकर और मैं, तो हमारी चांडाल जी, चौकड़ी थी। तो हम लोग जी। क्लास के काफ़ी अ, मस्तीखोर आप कह सकते हो बच्चे थे। पर अभी सब अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी सॉर्टेड है और अब भी हम इन टच हैं। और टीचर्स के हम लाडले थे, टीचर्स हम पे बहुत भरोसा रखती थी। बस ये है जी, कि क्लास में बाकी बच्चों अ, को एक चिढ़ भी थी हमसे कि हम बहुत मस्ती करते थे। बट अच्छा। इट वाज़ ऑल इन गुड स्पिरिट, मतलब हाँ, मैं टीचर्स का वैसे ही लाडला था। और आज भी जब हम टीचर्स को मिलते हैं, शायद हम उस जनरेशन, वो लास्ट जनरेशन है हमारी, जहाँ आज भी हम टीचर्स को देखते हैं तो हाँ, हमारी आँखें शर्म से झुक जाती है और क्या हमें आज भी बात! उनका आदर है। तो अपने आप को मैं खुशनसीब समझता हूँ कि उस दौर से हूँ जहाँ अ, शिक्षा जो हमने अर्जित की वो टीचर्स भी काफ़ी एफर्ट्स लेते थे स्टूडेंट्स के साथ। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि सारी चीज़ें चेंज हो गई है। बट जी, आज भी वो शिक्षक जो थे, उनको मेरी तरफ से सदर नमन है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर जो है वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है हज़ारों ब्रिलियंट ब्रेन्स को पैदा करने में। और अच्छा, अच्छा। उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सलाम। भाई एक बात कहूँ दिल से,
कि जी। कहते हैं येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। ज्ञान की देवी ने आपको सचमुच अब बहुत प्यार किया है, आपकी उंगली पकड़कर आपको यहाँ तक लाई हैं माँ शारदे। और आज शिक्षक दिवस है और मैं उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, अभी 5 मिनट पहले शो से पहले ही मेरे जो गुरु हैं वसीम बरेलवी साहब, जानते होंगे, दुनिया के जी, जी, बहुत बड़े शायर हैं वो। जी, जी। उनको आज मैंने प्रणाम किया क्योंकि शिवानी वो सॉरी हिमानी शिवपुरी जी दिन भर मेरे साथ थी और आपको बाद में जब जा रहे थे हम लोग गाड़ी में एयरपोर्ट तक कह रही थी इतना प्यारा इंसान है। अब याद आया मुझे कि किससे मेरी आपने बात कराई। पार्थ भाई सचमुच आपके बारे में जिससे बात करता हूं वो हमेशा एक ही बात कहता है कि इंसान बहुत प्यारा है और इंसान बनने के लिए सर गुरुओं का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। उस हर गुरु को आशीर्वाद मतलब उनको प्यार और मैं प्रणाम करता हूं जिसने आपको इतनी प्यारी शिक्षा दी है, इतने प्यारे मैं संस्कार मैं दिए हैं। अपने आप को सतीश जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि थिएटर से लेके ज़िंदगी तक हर जिस गुरु ने अपना हाथ थामा है, मेरा हाथ थामा है, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ और ये शिव जी का प्यार है और मेहर है मेरे ऊपर और माँ की कृपा रही है हमेशा कि क्या बात है सर। माँ तो मेरी बहुत मेरी छोटी उम्र में नहीं रही, पर उस माँ का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा है और मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो शिव जी और माँ की बदौलत हूँ, ये अपने आप को समझता हूँ। और उन सारे मुझे तो गुरुओं सर ने जिन्होंने आ, हाँ जी, सर जी, आज पार्थ भाई आपके लिए जो मैसेज आ रहा है उससे मैं मुझे इतनी गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। कितना हाँ, प्यार हाँ। है आपके प्रति। देखिए देखिए कृपेश जो मेरे बेटा नमन है जो अभी 20 साल का है और आज इंडस्ट्री में बहुत जल्दी उसके गीत और गाने आ रहे हैं। ईश्वर अरे की वाह! कृपा से बहुत अच्छा गाता है। दिलीप सेन साहब उसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपने अरे शो में हमेशा गवाते हैं। 20 साल का बेटा है। उसके साथ का एक उसका दोस्त है कृपेश, वो कह रहा है सर आपको देखकर ही मन में गुदगुदी होने लगती है कृपेश। इतना प्यार देखिए, और मुझे ये लगता है ना कि हँसाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और कृपेश बहुत-बहुत शुक्रिया कि मैं आपकी जो अदरवाइज़ बिज़ी और सीरियस सी लाइफ़ है, उसमें थोड़ी हँसी ला पाता हूँ। तो जी जी प्लीज़ आपका प्यार हमेशा रखिए और मैं कोशिश करूँगा, ऐसे ही आपको हँसाता रहूँगा और एंटरटेन करता रहूँगा और सरप्राइज़ करता रहूँगा। बालाजी बालाजी जोशी जी इस पूरे शो को पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित कर रहे हैं। किस्मत टीवी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है इस शो को दिखा रहा है, इंग्लैंड में सॉरी। और जो और आपको बताऊं पंडित विनीत जी जो कि हुँ, हुँ। वीनस के ऑनर हैं, वो इसको न्यूजीलैंड में पूरा शो दिखा रहे हैं। इसके बाद अरे रिपीट वाह! करेंगे ये शो जो है न्यूजीलैंड में दिखाया जा रहा है। विनीत भाई आपका शुक्रिया। जोशी जी बालाजी प्रोडक्ट वाले उनका आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताऊं आपको आशीष गुप्ता जी जो कि इंदौर में राजबाड़ा जहां पर सोने की दुकानें हैं, वहां पर जो है आशीष गुप्ता जी की बेहतरीन सी दुकान है। सर्राफा कहते हैं उसे, जहां रात के हाँ 9 जी। बजे एक नया माहौल होता है। शायद कभी आपने आए हो तो रात जी, के जी, 9 बजे जी। से लेकर 2 बजे तक आशीष गुप्ता जी आपको कह रहे हैं कि कभी भी इंदौर आइएगा तो साथ में सर्राफा चलेंगे और पूरा मस्ती करेंगे। आशीष जी थैंक यू। और दीपक मालवी जी जो कि बहुत बेहतरीन इंसान है और गवर्नमेंट जॉब में है और क्लास 1 ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं आपके संघर्ष और सफलता को साधुवाद। और मेरे बीच में दीपक मालिक जी ने और लिखा अगर शैतानी नहीं होती तो आज हम किसी बात को याद करके हंसते नहीं। आरती जी कह रही है, आरती डांगरा जी कह रही है ग्रेट ग्रेट शो और ग्रेट इंसान हमारे बीच में। रचना जी कह रही है वेरी ग्रेट शो। रस्ता जी थैंक यू। और हाँ क्या कहना चाहेंगे सबके लिए आप? जी, सबको मेरी तरफ से प्यार और मैं थोड़ा-सा शाय किस्म का इंसान हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स ले नहीं सकता क्योंकि मुझे ये लगता है कि विथ एवरी कॉम्प्लीमेंट आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ती है। आपको पता है कि और एक गुणी व्यक्तित्व आपको बहुत पारखी नज़रों से देख रहा है। तो मुझे ये जी लगता है कि मेरे हर रोल के साथ, मेरे हर मुझे मिली हर कॉम्प्लीमेंट के साथ मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और मैं यही दुआ करूँगा कि माता रानी और शिव जी का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे ताकि मैं आपको हमेशा एंटरटेन और सरप्राइज़ कर सकूँ
और ना कि सिर्फ हंसा सकूं, पर डरा सकूं, रुला सकूं और पूरी तरीके से एंटरटेन कर सकूं। क्या बात है मेरे भाई। देखिए फिर एक एक कहते हैं हमारा हिंदुस्तान 60% युवाओं का देश है। एक युवा जी, और आपके साथ आ गया, कह रहा है ये आकिब सैयद है। आकिब भाई जो कि बेहतरीन इंसान है, उन्होंने लिखा राम है आपके भाई। कि सर आपका रोल बैंग बैंग में बहुत पसंद आया। वो मूवी मिलने पर क्या क्या कहानी है, मतलब वो मूवी कैसे आपको मिली इतने बेहतरीन रोल के? देखिए बैंग बैंग मेरी जिंदगी का वन ऑफ द लैंडमार्क फिल्म्स थी। जी अ, जी चूंकि बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। बहुत लोगों ने मुझे आशिकी 2 से सराहा है। शायद मेरे शक्ल पे जब मैंने चेहरे पे दाढ़ी उगाना जब शुरू किया तब से आधा चेहरा मैं ढकने लग गया, तो लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए। एनीवेज़ अ, मैनेजर आश मैनेजर बने थे आप आशिकी 2 में। जी, जी, जी। बार पर बार के मैनेजर। हाँ जी जी, पर आशिकी 2 में मैं रिलेटिवली नई स्टार कास्ट के साथ था। तो जी श्रद्धा की भी वो लगभग तीसरी फ़िल्म थी। आदित्य की भी वो शायद तीसरी फ़िल्म थी, तो वो लोग रिलेटिवली न्यूकमर्स थे। जब मैंने जी हीरोपंती की तब भी टाइगर की डेब्यू फ़िल्म थी वो। जी अ, बैंग बैंग मेरे लिए बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि बैंग बैंग में सारे दिग्गज व्यक्तिमत्व थे। जी जी। ऋतिक ऋतिक रोशन रोशन जी थे। थे, कतरीना कैफ जी थी, डैनी डेंजोंगपा साहब थे, जावेद जाफरी साहब थे, विक्रम गोखले जी। विक्रम गोखले जी थे, पवन मल्होत्रा जी थे, जिमी शेरगिल जी थे और कहीं मैं था। तो सर दोबारा, सर ये दोबारा बोलिए, और कहीं मैं था। और एक बार कहीं बोल मैं दी। था सर, क्या और बात है, कहीं क्या मैं बात था। है। सिद्धार्थ आनंद जी जिन्होंने ये फ़िल्म का निर्देशन किया है, उन्होंने काफ़ी जी कंफर्टेबल रखा हम एक्टर्स जी को। पर जी हालाँकि मैं सोशली काफ़ी अ अ, अपने आप को रिक्लूज़ रखता हूँ, अपने आप को तन्हा रखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि जितना बर्तन खाली रहे, उतना ही उसमें कुछ समा सकते हैं आप। तो जी जी, जितना क्या ग्लास बात है, क्या खाली बात है। रहे, तो मैं उतना खाली रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपने लाइन्स, अपने रोल्स, अपने परफ़ॉर्मेंसेज़ पे ज़्यादा ध्यान दूँ और ना कि स्टार स्ट्रक हो जाऊँ। तो जी जी ये बहुत अहम चीज़ है, और जो मेरे गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी, वहाँ मुझे ये लगता था कि ये सारे दिग्गज जो है, ये तो बन जी गए। अब आपको अगर दिग्गज बनना है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी और अपने ध्येय पे ध्यान दीजिए, ना कि जी जी स्टार स्ट्रक हो जाइए। तो एक ज़िम्मेदारी भी थी, पर एक विश्वास भी था कि अगर आपको चुना गया है, तो आपका बेस्ट परफ़ॉर्मेंस आपको यहाँ लेके आया है, और बहुत अभी बढ़िया। आपको उस पे खरा उतरना है और जी बेस्ट आपका देना है। तो मुझे आज भी जी याद है कि जब ऋतिक के साथ मेरा शायद बैंग बैंग का मेरा पहला सीन जो था, वो ऋतिक रोशन के साथ था, और जो जी आपने पहले क्लिपिंग दिखाई वही सीन था शायद। जी तो जी वो जी मैंने जी इतना एफर्टलेसली करने के बाद जब मुझे पूछा गया मेरे दोस्तों ने या मेरी क्रू ने कि जी यार आप ऋतिक के सामने इतने नर्वस क्यों नहीं हुए? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मुझे ये लगा कि मेरे लिए शायद सेट पे सबसे बड़ा मोमेंट मेरा था। तो चूँकि ऋतिक रोशन को हम जैसे हज़ारों कलाकार दिन में मिलते हैं, पर हमें हज़ार दिन में एक बार ऋतिक रोशन मिलता है। क्या तो बात है, शायद क्या तो शायद वो मेरा बड़ा दिन था, और उस बड़े दिन पे खरा उतरना ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, और जी। शिव शिव जी और माता रानी का आशीर्वाद था, इसीलिए वो हो पाया। और आज भी इतने सालों बाद भी आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो और उन किरदारों को याद कर क्या रहे हो, बात है, इसलिए क्या बहुत-बहुत बात शुक्रिया। है। भाई कहता हूँ अर्था भाई, जिंदगी में मैंने देखा है कलाकार हमेशा अपने को शो करने की कोशिश करते हैं। और आपसे एक जी, एक मैं वादा ले रहा हूँ आपसे एक, क्योंकि जी, इतना वक्त इतने बड़े मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं। आपको बहुत बड़ा आज, जिससे कि लोग लिख रहे हैं, मैंने तो लिखवाया नहीं है, खुद ही लिख रहे हैं, जिन्होंने देखा है आपको प्यार दे रहे हैं आपको। हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप ज्यादा यूट्यूब पर ज्यादा अपने को पेश नहीं करते, ये नहीं करते। तो उसके लिए आज मैं आपके भाई के रूप में
चाहे बड़ा भाई समझे मुझे, जैसा भी समझते हैं। जी, एक जी। बात आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि कभी भी आपका कोई क्लिप हो तो मुझे दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि यूट्यूब में उसको या फेसबुक में अपने वायरल करके कम से कम भाई को जो जो एक कहते हैं ना, आपने शर्मिला बोला है, अपने लिए कहा कि मैं बहुत शर्मिला हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि वो काम अब मैं करूँगा आपका, कि मैंने सतीश जी, आपको बहुत-बहुत बताऊँ शुक्रिया। मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे भी नहीं मालूम फिल्म इंडस्ट्री मुझे इतना प्यार क्यों करती है। सिर्फ एक है कि लाइक का बटन दबाइए, आपको प्यार बहुत मिलने वाला है। मुझे मालूम है कि आप पत्थरों के शहर में हैं, और पत्थरों के शहर में कभी-कभी हमें परेशानियां होती हैं, और हुँ, कभी-कभी हुँ। कहते हैं कि केकड़े भी होते हैं जो टांग पकड़कर खींचते हैं। और मैं आपसे कुछ लाइनें जो आपने कहा कि मैं अगर कहीं ना कहीं शर्मीला हूं, या मुझे आज हजारों के बीच में मैं पहली बार मेरा बड़ा दिन था, तो मैं कहता हूं, ये आपसे दिल से बात कह रहा हूं कि कभी मायूस हमने को जिंदगी में होना भी नहीं है। कहते हैं कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक दिन ठाट पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और जो आखिरी लाइन बोल रहा हूं, शायद जिंदगी का फलसफा मेरा भी है और आपका भी है कि शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है। आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए, आप सूरज क्या की बात! तरह गिर के संभलते रहिए। और सचमुच भाई, आप जैसा कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में है तो एक दिन हमेशा ये कलाकार, मैं गर्व से कहूंगा कि कैफियत में मेरा भाई आया था और मेरे साथ बैठा था। उसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। क्या बहुत, कहना चाहेंगे सर? बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सतीश जी। मुझे 2 लाइनें याद आई जो हमारी लिखी हुई है कि जोशे जुनूँ है सीने में, ज़िद है खून पसीने में, बन के ज़लज़ले हम यूँ चल चले, जीत हमारी है निश्चित। गो गेट इट, डोंट गिव अप योर फाइट, गो गेट इट, गिव इट ऑल यू माइट, गो गेट इट, गो गेट इट, गो गेट इट। आँधियों क्या के बात! सामने चिराग जहाँ पर जलते हैं, आंधियों के सामने चिराग जहां पर जलते हैं, आओ हम सब उन राहों पर चलते हैं। मंजिलों बहुत आगे दूर अपनी मंजिल है, ये चांद और तारे तो रास्ते में मिलते। क्या बात! क्या बात! सर आखिरी दो लाइनें दोबारा से हो जाए। आंधियों के सामने आंधियों के सामने चिराग जहां पर जलते हैं, आओ हम सब उन राहों पर चलते हैं। मंजिलों बहुत आगे दूर अपनी मंजिल है, ये चांद और तारे तो रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में, क्या बात है, क्या बात है। आज कैफियत से जब पूरा दुनिया पूरी परेशान है कोविड से, इस कैफियत का एक बेहतरीन मैसेज है कि ये परेशानियां तो जिंदगी में आएगी, लेकिन हमें बढ़ता रहना है, बढ़ते रहना है। पार्था भाई ने जो सचमुच एक प्यारा मैसेज दिया है। तो पार्था भाई, एक सरप्राइज मैं भी आपको देता हूं, क्योंकि आपने मुझे सरप्राइज दिया है इस शेर के द्वारा जो आपने लिखा था। लीजिए, मेरा एक सरप्राइज आपको देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या कौन बात है आपके। सतीश पांडे जी। तो अभी आपके कैफियत में सुना है एक शानदार जानदार मेहमान आ रहे हैं जिनका नाम है पार्था। पार्था केरकर। वैसे बता दूं, पार्था मेरा बहुत अच्छा, सच्चा और पुराना मित्र है, और हमारी घनिष्ठता आज मेरे ख्याल से कम 15-20 सालों से है। और उसके बारे में एक बात ये है कि वो राइटर, बहुत कमाल का राइटर है। एक्टर तो है ही अच्छा, लेकिन राइटर बहुत अच्छा है, उसका सेंस ऑफ में बहुत अच्छा है, और उसे खानों का बहुत इल्म है। वह फूडी है तो उसे सब पता है कहाँ क्या कैसा खाना मिलता है। तो जब भी हमें भूख लगती है हम पार्था को याद करते हैं, बता यार कहाँ खाए हम। और कमाल का बंदा है, एकदम जॉली। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर। राजकुमार भाई। बहुत बहुत प्यारे दोस्त हैं। हालाँकि मैं सुन नहीं पाया सतीश जी, शायद नेटवर्क की इश्यू थी। मैं सुन नहीं हाँ पाया कि उन्होंने क्या कहा। वो बिज़ी है शूटिंग में नैनीताल में। मेरे बहुत जी। अज़ीज़ मित्र हैं और बहुत ही उम्दा इंसान हैं। हमेशा फुल ऑफ पॉज़िटिविटी रहते हैं और हम जैसे बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है वो। थिएटर से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ज़िंदा दिल है और चेहरे पे हमेशा एक यू नो एडिक्टिव हंसी रहती है। तो ही इज अ वेरी लवली पर्सन एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। राजकुमार मेरे भाई, शूटिंग के लिए और आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और
आशा करता हूँ कि ये रोल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल हो और बहुत जल्द मिलेंगे मुंबई में और ये कोविड सिचुएशन ठीक होते ही खूब सारा मजा करेंगे और घूमेंगे और फिल्में देखेंगे। पार्थ भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी, राजकुमार जी अभी कैची मंदिर में थे, हाँ और जी। वो आपको कैची मंदिर, जो कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ जहां पर अभी वो है। मैं अच्छा, नैनीताल का रहने वाला हूँ। नैनीताल का अरे रहने वाला वाह हूँ। वाह! अरे वाह! और रानीखेत मेरी ससुराल है। और आजकल अरे! मेरा हाँ, हाँ। और मेरे आजकल फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरी वाइफ भी देहरादून में है। फादर इन लॉ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर रानीखेत में थे, अभी देहरादून। मेरा ब्रदर इन लॉ जो देहरादून में एमडी है, वो डॉक्टर हैं दून कॉलेज में। अभी अल्मोड़ा ट्रांसफर हुआ उनका परसों। तो मैं कहूँ कि आपसे कि कल योगी भाई रात में 11 बजे हमारी बात हुई, योगी राज जी, ये लोग सब हुँ, बहुत हुँ। मस्तियां कर रहे हैं वहां पर। और हाँ, हाँ। अभी राजकुमार भाई अभी कैंची मंदिर में दर्शन करके, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, तो वहां अच्छा, हाँ जी, दर्शन हाँ। करके, हाँ, दर्शन करके वहां निकल रहे हैं। आपने अगर दर्शन किए हो या कभी गए हो उधर, तो आप बहुत आप खूबसूरत यकीन नहीं करेंगे, मैं कुमाऊँ साइड और गढ़वाल साइड गया नहीं हूँ, बट उत्तराखंड मेरे लिए सेकंड होम है क्योंकि पिछले 15 सालों से राजकुमार जी अच्छी तरह जानते हैं, पिछले 15 सालों से कम साल में 2 बार मैं चारधाम यात्रा करता हूँ। क्या बात है, अरे तो वाह! हाँ जी, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की पौड़ी, नीलकंठ, अच्छा, हाँ, हाँ जी, मनसा देवी, चंडी देवी, ये तो कम से कम जाना होता ही है मेरा। अच्छा, उसके क्या बात अलावा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये साल में और हमेशा भोलेनाथ बुलाते हैं, माँ यमुना बुलाती है, गंगा मैया बुलाती है। क्या बात तो है। एक हाँ पवित्र जी, पवित्र बद्रीनाथ। आत्मा जिसमें कि ईश्वर की कहीं बहुत बड़ी आस्था है। और ये बताऊं कि 1 घंटा पहले जब शो शुरू हो रहा था, यानी 6 बजे, मेरे बेटे ने कहा कि सर जो है शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। ये उसने क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, कि शायद उसने आपकी डीपी देखी हो, और उसने मुझसे कहा था कि सर जो है शंकर के भक्त हैं, उनको मेरी ओर से प्रणाम। तो नमन, आपको मेरा बेटा प्रणाम कर रहा मेरी मेरी है। तरफ से बहुत-बहुत प्यार और नमस्कार आपको नमन और आशा करता हूँ कि हम जल्द मिलें और जी, जी। मुलाकात तो अब थैंक यू सो मच। जबरदस्त होगी भाई से मेरी। यू आर ज़रूर, सो ज़रूर, नाइस, ज़रूर। लव यू भाई। और मैं आगे थैंक यू, बढ़ता हूँ। लव यू टू। कहते हाँ जी। कहते हैं पार्थ भाई कि कुछ लोग यूं शब्द बोलते हैं कि मैं खाते पीते घर का हूँ, और हम लोग दोस्ती में बहुत बोला जाता है क्लास में। और आपको जब मैंने पहली बार देखा था, तो ये शब्द मेरे जहन में आए थे। तो ये दोस्तों के बीच में भी बातें चलती होंगी आपकी, वो कहते होंगे हमेशा। अ, दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि खाना देखिए राग रसोई और पगड़ी ये जो होती है वो अ, कलाकार ही कर सकते हैं और वो उससे एक रूहानी ताकत जुड़ी हुई होती है। तो मुझे जी, लगता है कि खाना जो है वो अ, खाना बनाना और खाना पेश करना और खाना खाना, अच्छे खाने को पसंद करना ये भी एक कला ही है, क्योंकि एक आर्टिस्ट है वो अपना आर्ट उसमें डाल रहा है। तो जी, मुंबई में मेरे दोस्तों में मैं अच्छा खासा शौकीन हूँ। ये जानते हैं कि मैं अच्छे-अच्छे खाने की और अच्छे डिशेज़ की रिकमेंडेशन करने में मैं उस्ताद हूँ। हालाँकि मैं अपना एक फूड शो भी इन द नियर फ्यूचर अ, शुरू कर रहा हूँ, कोशिश है। जी, तो जी, उस तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ और जी, हालाँकि मेरी लास्ट जो फ़िल्म थी वो आपके एमपी में थी और एमपी में खास करके इंदौर में इतना बढ़िया जो खाना मिलता है, जी। जो आपके भुट्टे का किस है या जी, जी, जी। आपका यू नो गराड़ू है, कचौरी है, साबूदाना पो पो साबूदाना खिचड़ी है या पोहा आलू बड़े पोहा है है, या पोहा पोहा है। है, पोहा जलेबी है। जी, तो जी, जी, जी। मैं इसका अच्छा खासा शौकीन हूँ और मैंने इस बार जब महाकाल और ओंकारेश्वर की यात्रा की थी तब सराफा आया था मैं। अच्छा, दिस वाज़ लेट सितंबर अर्ली अक्टूबर में मैंने एक अच्छा। फ़िल्म की थी आशु त्रिखा जी की, उसमें मैंने जी, एक भोपाली कैरेक्टर किया है। इट्स अ थ्रिलर और उसमें एक वापस एक चैलेंजिंग रोल। आई महादेव पता नहीं क्या खेल खेलते हैं मेरे साथ कि मैं महाराष्ट्रियन होने के बावजूद महाराष्ट्रियन किरदार छोड़ के बाकी सारे किरदार किए। तो मैंने क्रिश्चियन किया है, हरियाणवी किया है, गोवन किया है, सरदार किया है, अभी भोपाली किया है, कहीं मैंने लखनवी किया है, कहीं पांडे बना हूँ।
महाराष्ट्रियन कभी बना नहीं हूँ, बट इंदौर में बहुत मजा आया मुझे, खास करके साबूदाना सर खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। मुझे भी बहुत पसंद है अच्छा। साबूदाने की। वो बड़े बनते हैं साबूदाने के इंदौर के अंदर, और आलू जी मिक्स करके, वो भी बहुत अच्छे जी बनते हैं। सचमुच जी। कभी इंदौर आएंगे तो साथ में बैठेंगे और खूब जरूर एंजॉय जरूर करेंगे जरूर सतीश जी, जरूर और सतीश जी। और संस्कार गर्ग जी कह रहे हैं, सर आप लिखते भी हैं, आपका पसंदीदा शायर कौन सा है? मैं आपको बता दूं, मैं श्रोताओं तक पहुंच रहा हूं कि वार्ता भाई लिखते क्या है, दिल से लिखते हैं। और कहते हैं कि जब कलम चलती है, एक मैं हमेशा मैं कहता हूं एक लिखने वालों के लिए, जितना आप भरेंगे उतना ही छलकेंगे, बिना भर के आप छलक तो सकते ही नहीं है। अगर आपने क्या 100 शेर पढ़े हैं तब आप 2 लिख सकते हैं, बिना पढ़े जी, हुए शेर कोई भी आप कुछ भी नहीं लिख सकते। क्या कहना क्या चाहेंगे बात आप? है। देखिए मैं हमेशा अच्छी राइटिंग का फैन हूँ। मैं क्लासिक्स बहुत पढ़ता हूँ। तो हिंदी साहित्य अभी मैं ज़्यादा पढ़ने लग गया हूँ। पर जी, मेरा एक्चुअली फ़ोकस पहले इंग्लिश में था। तो मैंने बहुत मतलब शेक्सपियर हमने बहुत पढ़ा है, हमने एंटन चेखव बहुत पढ़ा है। फिर हमने फ्रांज काफ्का जी को बहुत पढ़ा है। चार्ल्स डिकेंस, ऑलिवर ट्विस्ट हमने पढ़ा है। हिंदी में सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई जी, प्रेमचंद जी और राजेंद्र सिंह बेदी जी, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मराठी क्या साहित्य बात है! में विजय तेंदुलकर जी को मैं सर्वोत्तम मानता हूँ इन टर्म्स क्या ऑफ बात है! बीइंग अ प्ले राइटर। सच। तो जी, जी, इन जी, इन जी। सबको मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। और ज़्यादातर मुझे फ़िल्मों का शौक है, तो इन टर्म्स ऑफ फ़िल्म्स मैं अ, जो ब्रिटिश डार्क नॉवेलिस्ट्स है या राइटर्स है, उनको फ़ॉलो करता हूँ। जैसे क्या बात! आई फ़ॉलो अ लॉट ऑफ कंट्री राइटर्स। जी, तो जी, जी। उनको मैं बहुत फ़ॉलो करता हूँ। एंड मुझे पढ़ना है अभी और, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा ध्यान सिनेमा पे है और रीडिंग्स आजकल ज़्यादा हो नहीं पाती। बट या दीज़ आर माय फेवरेट राइटर्स। जी। क्या बात है, क्या बात है! आज हेमा अरोड़ा जी जिनका कि आज जन्मदिन है, उनको बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ, वो लिख रही हैं आपके लिए। सर आपके हैप्पी अपकमिंग बर्थडे प्रोजेक्ट हेमा जी। क्या-क्या है? हेमा हेमा जी जी, मे सबसे पहले जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाइयाँ। आपको ढेर सारा प्यार, और ईश्वर करे आपका साल ब्लॉकबस्टर साल साबित हो। अ, जी, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स जी, देखिए, लॉकडाउन के चलते मैंने अपने अंदर के राइटर पे और ज़ोर दिया। तो अब मैं प्रोफ़ेशनली मतलब मैं कॉपी राइटिंग तो करता ही था, थिएटर से जुड़ा हुआ था ही। बट जी, जी, कमर्शियली मैंने एज़ अ राइटर अभी शुरुआत की है। तो एज़ अ राइटर कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। एक फ़िल्म लिखी मैंने अभी, जो एक थ्रिलर है। एक जी, वेब सीरीज़ लिख रहा हूँ। एक फ़िल्म की बात चल रही है, जो और एक थ्रिलर है। तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। और जी। जैसे ही वो उनकी अनाउंसमेंट होगी, मैं अब प्रोफ़ेशनल रीज़न्स की वजह से उनके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मैं आपको बताता हूँ, एक मराठी मैंने वेब फ़िल्म की है, जो एक सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर है, जिसका नाम है एक रात्र 12 भानगडी, मतलब एक रात और 12 लफड़े। और वो एक वन हाउस स्टोरी है। वैसे ही दूसरी एक वन हाउस स्टोरी थ्रिलर फ़िल्म कर रहा हूँ। आशु जी, त्रिखा जी ने उनका निर्देशन किया है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है हश। अच्छा, वो एक हिंदी फ़िल्म है, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। वो आपके एमपी शिवपुरी में हमने शूट की थी। अच्छा, इसके सि हाँ, इसके सिवा मैं विक्रम भट्ट जी की वेब सीरीज़ अनामिका में एक किरदार कर रहा हूँ। मेरी रिसेंटली रिलीज़्ड एक वेब सीरीज़ थी बिसात, जो एमएक्स प्लेयर पे आई, वो भी, उसका भी निर्देशन विक्रम जी ने किया था, विक्रम भट्ट जी ने। और अमेज़न की एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। सो या दीज़ आर द प्रोजेक्ट्स आई एम अच्छा। वर्किंग ऑन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है!
आपको यहाँ खजाना मंदिर इंदौर कभी आपके दर्शन हुए हों, तो अगर जी जी, नहीं हुए हैं तो खजाना गणेश। हाँ जी जी अरे जी जी, क्या बात है। अरे बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है। आई थिंक गणेश जी का सबसे बेहतरीन मंदिर, सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक खजाना गणेश है, इफ नॉट द बेस्ट। मतलब हमारा तो मुंबई में सिद्धिविनायक जाना होता है या जी जी टिटवाला गणेश जाना होता है, जी बट आपके उज्जैन में और इंदौर में सबसे बढ़िया खजाना गणेश मंदिर। और वहाँ की स्टाफ ने, हाँ एक्चुअली लॉकडाउन के चलते ऑलमोस्ट डेडलाइन पे पहुंच गए थे, पर गणेश जी की कृपा रही कि हमें बहुत अच्छी तरीके से उनकी स्टाफ और लोगों ने सराहा और एक प्राइवेट दर्शन का अनुभव हुआ। तो अच्छा। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द होल टीम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि गणेश जी के दर्शन हमें हुए। और अगली बार मेरा इंदौर जब ही आना होगा तो मैं जरूर आऊंगा वापस। क्या बात है। मैं आपको बताऊं मैं क्यों बोला था कि मैं खजाना गणेश मंदिर में जब भी अपने कुछ जाता हूं या मांगता हूं, अपने दोस्तों के लिए मांगता हूं, अपने परिवार के लिए मांगता हूं, आप लोगों के लिए मांगता हूं। मैंने आज तक कभी उनसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैं हमेशा अपने मित्रों के लिए मांगता हूं। और ये जो क्या आपने बात। प्रोजेक्ट आने वाले बताए हैं, मैं सचमुच सच्चे दिल से, और मेरी वो बात हर मानते हैं, नहीं मानते मैं झगड़ा करता हूं उनसे जाके। आपको सच बता रहा हूं, इतना विश्वास है वहां पर मेरा। तो मैं आज आपके विघ्न लिए हरता है दुआ मांग गणेश। मैंने विघ्न कहा हरता है। गणेश विघ्न हरता है, तो जी। सारे विघ्न दूर करते हैं वो तो। तो उनका आपके प्यार लिए दुआ हमेशा ही मांगता रहेगा। हूँ। आपके लिए जी। दुआ मांगता हूँ कि जो आने वाला प्रोजेक्ट है आपका, वो बहुत प्यारा हो, बहुत सक्सेस हो, उसे सफलता मिले, यही दुआ मांगता हूँ। और सच्चे मन से गणेश जी से और खजाना मंदिर से दुआ मांगता हूँ आपके लिए। और सचमुच इतना बहुत बहुत प्यारा शुक्रिया। इंसान, जिसका दिल इतना प्यारा है, जिसके दिल में गंगा है, जिसके दिल में आज संगम है इतना प्यारा, उसको सचमुच ईश्वर से कहूंगा कि मेरे भाई को सुपर 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 स्टार, सुपर कलाकार, सुपर फनकार बनाए, जिससे कि मुझे भी हो कि मेरा भाई इतने इस बड़े मुकाम पर हो। जब मिले तो खुशी का माहौल हो, और आपको झपकी पाके कहूं, भाई ऐसा हो तो ऐसा। आपको यही आपके लिए दुआ मांगता हूं। और भाई आगे बहुत बहुत निकलता हूं मैं। शुक्रिया। पार्थ जी। भाई, देखिए मैंने कहा ना कि युवा, और इसमें जितने भी आपके बीच लोग आ रहे हैं, आपके लिख रहे हैं, वो हर हर उम्र के हैं। कृपेश जी कह रहे हम्म। हैं सर आपको डार्क नॉवेलिस पढ़ने का शौक है, लेकिन आप रोज लाइट हार्टेड करते हैं। क्या आपका सपना डार्क रोल करने का है? देखिए बात ये है ना कि कॉमेडी को ना बहुत अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। आई थिंक कॉमेडी जो है ना वो काफी सीरियस जॉब है। कॉमेडी ये आसान जॉब नहीं है। कॉमेडी काफी सीरियस जॉब है। और कॉमेडी आप तभी कर सकते हो जब आपने जिंदगी को अच्छी तरीके से समझा है। अगर जी मैं आपको रुला सकता हूं तो मुझे लगता है कि आपको रुलाना, आपके दिल को छूना बहुत आसान है, क्योंकि दुख दर्द सबके होते हैं, पर उन दुख दर्दों से निकाल के आपके चेहरे पे हंसी लाना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो आप बिल्कुल सही। तभी कर पाते हैं जब तक आ- वो आप तभी कर पाते हैं जब तक आप जिंदगी को पूरी बारीकी से जीते हैं। और जी जब तक आप जिंदगी को समझते नहीं है तब तक आप लोगों के चेहरे पे हंसी ला नहीं सकते। तो आई थिंक जी कॉमेडी कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉट ऑफ सीरियसनेस। जिंदगी की डार्क ट्रूथ्स को आप जब छुपाते हो जी तो कॉमेडी निकलती है। तो द ग्रेटेस्ट कॉमेडियंस ऑफ ऑल टाइम अगर आपने देखा होगा, सर हम्फ्री बोगार्ड हो या चार्ली चैपलिन हो या स्टैन लॉरेल और ओलिवर हार्डी हो या जी आपके रोवन एटकिंसन हो, मिस्टर बीन, जी जी आप सारे जो कॉमेडियंस हैं आप इनको देखेंगे तो इनकी जिंदगी अ, अपने आप को वो दर्द देके, तकलीफ देके आपके चेहरे पे हंसी लाते हैं। तो मुझे क्या लगता है बात है। कॉमेडी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। और जब तक आप अपनी जिंदगी के डार्क ट्रूथ्स को ना समझे और अपने आप को अ, अच्छी तरह एक्सप्रेस ना कर पाए, और मुझे लगता है कॉमेडी में आपको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को समझोगे तो ही आप समाज को समझोगे, तभी आप उनके दिल में उतर पाओगे, आप उनको हंसा पाओगे। और बिल्कुल सही कहा। ऊपर वाले
का हाथ आपके सर पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पीपल्स इंडस्ट्री है। यहाँ आप नाम, शोहरत, इज्जत पाने के बाद थोड़े गुमनाम हो जाते हो, क्योंकि आप भ्रमित हो जाते हो मटेरियलिस्टिक चीजें आने के बाद। अगर सबसे बड़ा शिव भक्त रावण भी अगर मटेरियल इसमें खो गया, तो हम तो निमित्त मात्र है। तो हमें हमेशा प्रभु के करीब रहना है, और ये डार्क ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि आपको ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा है कि आप समाज में परिवर्तन ला सके। तो मुझे ये लगता है कि कॉमेडी कम्स नेचुरली, बट उसको आपको जिंदगी के डार्क ट्रूथ्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इतना जब जिंदगी के डार्क ट्रूथ्स को समझोगे, तभी आप लोगों के चेहरे पे हंसी ला पाओगे। क्या बात है, इस उम्र में और ये गहराइयां, क्या बात है। पार्था भाई के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान से तालियां देता हूं, जहां जहां ये शो चल रहा है। विनी भाई, आपको धन्यवाद, आप मेरा शो ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहे हैं। बालाजी जोशी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो को पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गोगो रानी जी, आपको मुन्नी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे शो को आप दिखा रही हैं। गोगो रानी जो मूवी जिनकी है, और मैं यही कहूंगा किस्मत टीवी, आपको शुक्रिया। और चलते चलते एक बात जो आगे बढ़ता हूं मैं, तो संस्कार जी कहते हैं, कितना गहरी बात। देखिए, एक युवा युवा जो बात कर रहा है आपसे, कह रहा है बॉलीवुड मूवी में हॉलीवुड से क्या कमी है, लेखनी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कमी तो कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमारा जो साहित्य है वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में है। सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, आप महर्षि विश्वामित्र हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या गौतम बुद्ध हो, या साईं बाबा हो, सारे ग्रेटेस्ट सूफी संत, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, जिन्होंने संत और अभंग लिखे, वो भी इस मिट्टी के हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा सा कल्चर स्पेसिफिक ना होके ओपन होना बहुत जरूरी है। विदेश में इन्होंने एक ओपननेस रखा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनका जो साहित्य है या उनके कहानियां हैं, किस्से कहानियां हैं, वो ग्रेट है। पर मुझे ये लगता है आप सिंप्लिसिटी में भी बहुत बेहतरीन कंटेंट दिखा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि उनकी सारी बड़ी से बड़ी फिल्में, अब देखिए किंग कॉन्ग को बहुत सराहा गया लोगों ने, पर किंग कॉन्ग दरअसल देखा जाए तो वो बजरंगबली जी की कहानी है। क्या बात है। आप तो नहीं सर, नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं अपने दर्शकों से कहूँ, क्या हमने कभी सोचा था कि ये बात आज कैफियत से कितना बड़ा मैसेज जा रहा है कि पार्था भाई मेरे कह रहे हैं कि किंग कॉन्ग देखा जाए तो बजरंगबली की कहानी है। वाह, सैल्यूट करता हूं भाई। बोलिए सर। जी, जैसे अवतार जो है वो एवेटार कर दिया उन्होंने, पर वो एक्चुअली विष्णु अवतार है, वो कान्हा जी की कहानी है। तो इट इज द कनेक्शन ऑफ द माइंड विद द सोल एंड द बॉडी विच क्रिएट्स दैट अवतार। तो ये सारे फलसफे जो है ये इन्होंने इंडिया से लिए हैं। बट हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने ना साहित्य को साइडलाइन किया है, और हम वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मेरे लिए भी शर्मनाक बात है कि मुझसे सतीश जी हिंदी में बात कर रहे हैं और मैं ज्यादातर इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं। हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना, वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है। जो भी मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो इंडिया पे हुए हैं, विदर्भी आक्रमणों के बाद हमारी संस्कृति पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। पर अभी के सिचुएशन में हमारे कल्चर को, हमारी सेंसिटिविटी को, हमारे वैल्यूज को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे जो रूट्स है, इनको समझना, इनको संवारना और इनको संजोना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कल्चर बरकरार रहे। उसके लिए साहित्य के लिए राइटर्स, रेपर्टरीज, थिएटर, इस पे अच्छा खासा स्ट्रेस देना चाहिए और इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। देयर आर ब्यूटीफुल स्टोरीज, देयर आर, हमारे देश में अनगिनत
फोक स्टोरीज है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी प्रेरणा और प्रोत्साहन दे सकते हैं। बिल्कुल हमारा सही है। साहित्य इतना वास्ट है, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इतने बड़े हैं, तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तानी साहित्य बहुत मतलब उम्दा है, सर्वश्रेष्ठ है। आपको बस अपनी आंखें खोलनी है और उसको संवारना है। पार्था भाई, अचानक आपसे बात करते करते मैं कहीं अपने जो मैं सोचता हूँ वहां तक पहुंचा। एक बात मेरे जहन में अचानक ही आई है। शायद मुझे नहीं मालूम कि कभी आपने आपसे इस बारे में जिक्र हुआ है, लेकिन मेरे जहन की बात है और ये कैफियत जो आपसे चल रही है, ये कहना मेरा, मैं दिल की बात तो आपसे कह के रहूंगा आज। हम देखते हैं कोई राइटर, कोई लेखक, कोई गीतकार हिंदी में गाना लिखता है और उसको अवार्ड मिलता है। कोई जी। हिंदी का लेखक जब वो फिल्म में कहानी लिखता है तो उसको अवार्ड मिलता है, और जब वो अवार्ड उसे दिया जाता है, चाहे वो कोई भी बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड हो, जब मंच पर जाता है तो वो इंग्लिश में बोलकर थैंक्स बोलता है। क्या कहेंगे उस वक्त के लिए आप? देखिए ये हाँ, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, शर्मनाक है, क्योंकि पर उसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं है। वो कल्चरल चेंजेस जो आज सोसाइटी में आए, अ, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हमारी इंडस्ट्री में हुई, जहां हमने ना वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर समाने की कोशिश की एट द कॉस्ट ऑफ आवर करियर। मतलब जी। अ, बहुत लोग हैं जिन्होंने, मुझ जैसे, जिन्होंने शेक्सपियर पढ़ा होगा, पर कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, या कितने लोगों ने भगवत श्रीमद भगवत पढ़ा है। तो आई थिंक ये अभी ग्रास रूट लेवल पे वापस शुरू होना चाहिए। लोगों को ये सीख देनी चाहिए कि भाई, अ, जिस जिस पेड़ को इतना ब्लॉसम होते आपने देखा है, उसकी जड़ें कितनी डीप है। और आपके रूट्स अगर आप समझेंगे तो ही आप दुनिया को समझ पाओगे। देखिए, वेस्टर्न कल्चर तो आप अडेप्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश आप बोल सकते हो, पर सोच की कोई भाषा नहीं होती। सोच की एक ही भाषा होती है। तो आपको आपकी सोच को एक सबसे पहले आपकी सोच पे आपको जोर देना है। आपके रूट्स, आपके माँ-बाप कहाँ से आए हैं, आपका घर, आपका नेटिव प्लेस, क्योंकि हम सब मिट्टी के हैं। तो आप जिस मिट्टी की पैदाइश है, उस मिट्टी को आपके कल्चर में, आपके अपब्रिंगिंग में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके लैंग्वेज में रखना बहुत ज़रूरी है। अ, मैंने माँ को बहुत जल्दी खोने के बाद मैंने अपना अटेंशन बहुत डाइवर्ट किया। मैंने इंग्लिश पे स्ट्रेस किया क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज सीखनी थी। क्योंकि एक ज़िद थी कि भाई मिडिल क्लास फैमिली से हो तो क्या अंग्रेज़ी बोल पाओगे। मैंने गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ा हूँ सबकी तरह, 5वीं ₹5, छठी ₹6 सालाना, क्या ये बात मेरे है। फीस थे। और वो एक ज़िद पकड़ी थी कि यार इंग्लिश तो सीखना है। पर आज इंग्लिश सीख गया, बट मैं अपनी संस्कृति सीखने मैंने कुछ साल गँवा दिए। बट वो अभी मैं आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। और हर व्यूअर को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आपकी मातृभाषा और आपके कल्चर और आपकी सभ्यता को ना भूलें, उसको आचरण में लाएँ। जैसे जितना टाइम आप व्हाट्सऐप पे बिताते हो, उतना ही टाइम एक पाठ करने में बिताइए। मंदिर या मस्जिद, जो भी आपका धर्म या मज़हब है, उसको आप फ़ॉलो कीजिए एंड कीप योर ट्रेडिशंस इंटैक्ट, आप जहाँ से आए हो, क्योंकि आपके बाद वो रहना ज़रूरी है। पार्था भाई, बहुत डीपली आज ये शो हो गया, और मैं भी आज को आपको अपनी दिल की बात बयां कर दूं। कैफियत है ये। जी। वो वक्त याद है जब आप छोटे थे, माँ किचन में खड़ी होती थी, कुकर की सीटी बजती थी, उससे पहले आपको पढ़ाते पढ़ाते वो हल्दी डालती थी, नमक डालती थी, जीरा डालती थी, मिर्च डालती थी। क्या कभी उसका खाने में कोई चीज टेस्ट बदला? उस खाने में वो ही टेस्ट होता था, क्योंकि उसकी हमारे अंदर हमारे संस्कार अपनी माँ के प्रति थे।
क्योंकि हमारे अंदर वो खाने बनाने वाला कोई शेफ नहीं था, हमारे अंदर कोई ऐसा 5 स्टार का वो नहीं था जिसने सीखा हो कहीं कि नमक कितना ग्राम डालना है या धनिया कितने ग्राम डालना है। वो माँ थी जिसने पढ़ाते पढ़ाते भी उस मसाले को डाला, और कभी भी मसाला या कोई सब्जी या दाल कभी कसैली होकर हमारे गले पर नहीं अटकी। वो हमेशा माँ के हाथ की दाल होती थी, माँ के हाथ की सब्जी होती थी। और भाई, अब जो बात बोल रहा हूं शायद आपको और करीब लाने की कोशिश है कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरी आंखों से मेरी माँ की महक आती है, मेरी आंखों से मेरी माँ की महक आती है। उस माँ को वंदन करता हूं जिसने इतने प्यारे इंसान को ये संस्कार दिए हैं। आज वो जो बोल रहा है, एक कलाकार ही नहीं, एक इंसान बोल रहा है, और एक बहुत दूर तक ये मैसेज जा रहा है। श्रोताओं से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस शो को और बड़ा बनाओ। और आज एक वादा कर रहा हूं कि यूट्यूब पर इस इंटरव्यू को मैं बहुत शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये इंटरव्यू पूरा यूट्यूब पर भी जाएगा। और देखिए, चाहने वाले आपके बहुत सारे हैं, ये आपने अपनी एक्टिंग से किए हैं, और मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि आकिब सैयद जी कह रहे हैं सर ओटीटी के आने से राइटिंग बहुत बलगर हुई है, क्या आप इससे खुश हैं? आकिब जी, राइट? आकिब आकिब जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ओटीटी से राइटिंग वल्गर नहीं हुई है जी। राइटिंग कभी वल्गर थी नहीं। मुझे लगता है कि कंटेंट वल्गर हो गया है। वाह, और क्या बात, कंटेंट, क्या बात भाई, क्या बात, मुझे क्लैप करने दीजिए। एक नई बात मेरे मैसेज पहुंची है कि राइटिंग कभी वल्गर नहीं होती, कंटेंट वल्गर होता है। बहुत बढ़िया। और कंटेंट वल्गर इसलिए होता है क्योंकि राइटिंग पे तवज्जो नहीं दिया जाता। तो वापस जी। मैं अपनी वही बात दोहरा रहा हूं कि आपको राइटिंग में अपने साहित्य को समझ के उसे परखना है। मुझे लगता है इस्मत चुगताई जी भी इरोटिका लिखती थी, मस्तराम जी भी इरोटिका लिखते थे, पर वो इरोटिका मेंटल था, वो माइंड में था, आपके माइंड को स्टिमुलेट करता था। आप जब उस चीज को विजुअल्स में डालते हो तो वो चीज उस चीज को भद्दा कर देती है, खराब कर देती है। पर अफसोस कॉमर्स आज जब जुड़ गया है इससे, तो इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट मनी। तो जहां से प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा आप व्यूअरशिप, ज्यादा से ज्यादा पैसे दिला सको, तो इसी जद्दोजहद में आज कंटेंट जो है वो थोड़ा वल्गर हो गया है। और इस बात को मैं नकारूंगा नहीं, पर इसका कारण बेसिकली ये है कि आज राइटिंग को एक बैकस्टेज दिया गया है, राइटिंग पे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। और ये चीज के लिए ऑडियंस भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ऑडियंस सबसे ज्यादा या तो क्राइम, या तो फैशन, या तो इरोटिका, ये तीन चीजें ही गूगल करती है, या ये तीन चीजें ही यूट्यूब पे सर्च करती है। तो इसीलिए आज जो कंटेंट बन रहा है वो यही तीन चीजों को, या तो कोई फेमिनिस्ट सब्जेक्ट हो इरोटिका से रिलेटेड, या तो कोई सो कॉल्ड कह के बोल्ड कंटेंट बोल के आप प्रेजेंट करते हो। देखिए, भाषाएं अलग हो पर वो कंटेंट एक ही है। और वो इसीलिए क्योंकि इरोटिका व्यूअरशिप आपको ज्यादा देता है। और अगर आज मुझे लगता है कि आज कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, अच्छे अच्छे राइटर्स, तो जहां इरोटिका भी हो रहा है, आई एम नॉट अगेंस्ट इरोटिका, बट आई एम सेइंग कि जो चीज को आप बगैर बताए बता देते हैं आपके राइटिंग के थ्रू, वो चीज ज्यादा मजा देती है। ऋषिकेश जैसे पहले गाने होते थे कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। और तो तारीफ उसकी होती थी जिसने बनाया। और आज तो मतलब चोली के पीछे क्या है हो गया है। तो और मैं पार्था भाई, और एक चीज और बताऊं कि आप जब बोलते तो सचमुच मेरे तो यहाँ पर खुलता जा रहा है सब। सचमुच आज आपने वाकई कैफियत को बहुत बड़ा कर दिया। कहते हैं बाबूजी धीरे चलना और बाबूजी धीरे चलो, मतलब सर देखिए शब्द वहीं पर है, लेकिन उनके जो कहते हैं ना उनमें शब्द डाले गए हैं वो कुछ
कुछ अपने आप में डिफरेंट हैं। सच कहा आपने, जी बहुत सच कहा आपने, जी, सच कहा, बिल्कुल आप मेंटालिटी। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा आपने। एक मिनट सर, सॉरी, हाँ, बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। मैंने कहाँ खो दिया आपको, मैंने कहीं नहीं, नहीं, कुछ। वो अपनी अपनी बात चल रही थी कि लेखनी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर बात चल रही थी। जी नहीं, एक मिनट, मैंने आपको कहीं लूज कर दिया, एक मिनट। नहीं, नहीं, मैं नहीं, नहीं, मैंने आपने कहा था कि ये चाँद सा रोशन चेहरा, और उस पे बात हुई थी अपनी। नहीं तारीफ सतीश जी, करूँ मैं क्या वो उनकी? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ सतीश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं मैंने। अच्छा, अच्छा, इसमें, हाँ, 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 यहाँ पर, हाँ, चला गया ना? कैसे आएँगे? बहुत जल्दी हमारे बीच में दोबारा से हमारे कलाकार रिकनेक्ट हो सकते हैं ना आगे। सतीश जी सॉरी, अरे क्या नेटवर्क, बिल्डिंग का शायद वाईफाई का इशू हो गया था, जिसकी वजह जी, से जी, कोई बात मैं नहीं, कोई बात वापस कोई बात आ नहीं। गया। हाँ जी, हाँ जी, 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 हाँ जी, हम ये चांद सा रोशन चेहरा पे थे, और उसके बाद आपने एक गाने का एग्जाम्पल दिया, बाबूजी जरा कि धीरे बाबूजी, चलो। जी, 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 और बाबूजी धीरे चलना से बाबूजी धीरे चलो तक हुआ। जी, जी, प्रदीप कुमार जी का एक गाना था, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर। जी, 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 और बहुत बहुत बढ़िया। उसी से अभी आ गया है कि तू नहीं तो तारो फोटो पण चाल से। तो दिक्कत तो दिक्कत ये क्या हुई बात है है! सर कि लोगों की मेंटालिटी में, लोगों की सोच में ये फर्क आया है। तो मुझे ये लगता है कि इंटरनेट है, यूट्यूब है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडियम है, घर घर में लोग देखते हैं, तो अच्छा जी, कंटेंट देखिए, बिल्कुल अच्छी सही है, कहानियां बिल्कुल सही है। देखिए, अच्छी कहानियां देखने की रुचि रखिए, तो अच्छे राइटर्स जी, पैदा होंगे। राइटर्स को आप इज्जत दीजिए, राइटर्स अच्छा लिखेंगे। इज्जत यानी दक्षिणा भी क्योंकि जी, जी, बिल्कुल क्या सही है, होता है कि राइटर जो होता है वो कोरे कागज पे आपको एक, क्योंकि हमें तो झूठ ही बोलना है ना, एक्टर का काम क्या है, झूठ बोलना। बिल्कुल समाज से सही है। एक एक समाज की छाप आपको आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो पर वो झूठ को इस तरह पेश करना कि वो सच जीवित लगे, लगे, तो ये जीवित लगे, सारा सच लगे। श्रेय एक्टर को जाता ही है। पर एक्टर दिखता है इसीलिए, पर उसके पीछे इतने सारे लिख लोग, अ, और इनकी नींव जो है वो राइटर्स है। राइटर कोरे कागज पे पूरी जिंदगी लिख देता है, पूरा ब्रह्मांड रच देता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। उनको राइटर्स को बहुत इज्जत देनी चाहिए, कंटेंट को इज्जत देनी चाहिए, और आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात तो है! आप आप भी आकिब जी ये कसम खाइए कि instead of going for bold content, many people today in India should go for good content। तो अच्छी कहानियां होंगी, अच्छे सोच होगी, और अच्छा आउटपुट होगा। आपको अच्छे एक्टर्स मिलेंगे, नए टैलेंट्स मिलेंगे, फ्रेश टैलेंट्स मिलेंगे, और आई थिंक यू नो कैरेक्टर सेंट्रिक या स्टोरी ड्रिवन प्लॉट्स आपको मिलेंगे। देखिए ऋषिकेश मुखर्जी, जब अमोल पालेकर जी और फारूक शेख जी और इतने बेहतरीन उम्दा एक्टर्स थे हमारे पास, तो कहाँ चले जी। गए? मुझे ये लगता है कि सर सॉरी, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन डाल रहा हूँ सतीश जी। नहीं, नहीं, नहीं सर, सर बिल्कुल, बिल्कुल सर, बोलिए सर। आपको देखिए, आपको चाहने वालों को बता दूं आपको कि लगभग 30 दिल भेज दिए हैं आपको आपके अरे चाहने वालों ने। अरे, बोलिए, बोलिए, थैंक यू बोलिए आप। सो मच। देखिए हाँ, मेरा ये मानना है ना कि हर एक एरा की जो राइटिंग थी, वो जी, एक मूवमेंट से जुड़ी हुई है। जैसे सोशलिस्ट मूवमेंट थी, तो 50s में क्रांतिकारी थे, जहां गुरुदत्त साहब और राज कपूर साहब जो सोशलिस्ट मूवमेंट को प्राधान्य देते थे, तो उस हिसाब का सिनेमा चलता था। फिर उसके बाद रोमांटिक्स आए, तो दिलीप साहब, देवानंद साहब ने सेंटर स्टेज लिया। उसके बाद राजेश खन्ना साहब ने बागडोर संभाली। जी। फिर रेवोल्यूशन आया, एंग्री यंग मैन आया, तो वहां धर्म जी और अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन साहब जी ने आ गए। सेंटर स्टेज लिया। हुँ, उसके बाद की मूवमेंट में आप
देखिए डिस्को एरा आया तो मिथुन चक्रवर्ती आए, मिथुन चक्रवर्ती, बिल्कुल सही फिर है। जैकी श्रॉफ साहब आए, सॉरी मिथुन जी आए, और जंपिंग जैक जितेंद्र आए। जितेंद्र फिर जी आए। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जी ने बागडोर संभाली, और जी, जी। बोफोर्स और लालू प्रसाद यादव के मूवमेंट के बाद गोविंदा जी आए। गोविंदा जी आए। उसके बाद तीनों खानों ने, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने बागडोर संभाली। बागडोर संभाली, बिल्कुल सही है। उसके बाद सिर्फ 2 एक्टर्स जो है जो लोगों के दिलों पे छाए हैं, ऋतिक। मतलब जो है इरफान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बट जी। मूवमेंट क्रिएट करने वाले बाकी एक्टर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि एक रिलेटेबिलिटी जो थी ना, जैसे बीच में मैं भूल गया, फारूक शेख और अमोल पालेकर जी जो इंडियन कॉमन मैन थे। तो जी। अभी क्या हो रहा है कि राइटिंग की वजह से जो यूनिक कॉमन फैक्टर होता है कि राइट, आपकी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट समाज से रिलेट कर पाता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कनेक्ट आपको अच्छी राइटिंग से ही आएगा, और क्या जो बात एक्टर इस चीज को समझे वो है। जी। एक्टर लोगों के दिलों पे राज करेगा। तो आई थिंक इरोटिका को कंटेंट आप अ, अ, ना समझ के, इरोटिका इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ कंटेंट ऐसा समझे तो आई थिंक देयर आर ब्रिलियंट स्क्रिप्ट्स। पाताल लोक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी, जमतारा बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी जहां नए लोगों ने अच्छा काम किया। बहुत सारी कहानियां हैं जो लोग सुना सकते हैं, और आप वहां फोकस रखेंगे तो देयर आर मच मोर बेटर स्टोरीज आल्सो। बिल्कुल सही कहा सर। मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन में आगे बढ़ा रहा हूँ, शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, नहीं मालूम। सर देखिए, जी आजकल जो हो रहा है, ये जो सोशल मीडिया है, जहां पर मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आज हो रहा है 3-3 साल की बच्चियां उन उन गानों पर डांस कर रही है जिसका मीनिंग उनको मालूम नहीं है। वो जी वल्गर है और उनके माँ बाप खुश हो रहे हैं, उसमें लाइक मांग रहे हैं कि इनको लाइक कीजिए, शेयर कर रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं। और सर ये क्या है सर? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जो है उसको प्राधान्य इसीलिए मिला है क्योंकि एक कॉमन कनेक्ट उन्होंने ग्लोबल ऑडियंसेस में ढूंढा है। वो कॉमन कनेक्ट ये है, नीड ऑफ सोशल वैलिडेशन। जी। अगर आप सही हो तो जी। आपको किसी इंसान से वो राय जानने की जरूरत नहीं है कि आप सही हो कि नहीं। जी। बट आज सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि मैं अब आपके साथ एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में बैठा हूं क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, और मैं ऐसा हूं, मैं घर में हूं मेरे, तो मैं ऐसा हूं, मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। लोग आजकल अच्छे कपड़े खुद के लिए ना पहनकर समाज के लिए पहनते ताकि समाज उनके बारे में एक राय बनाए। उसी बिल्कुल सही है। हिसाब से एक माँ अपने 3 साल की बच्ची को वो गाने में देखती है क्योंकि वो गाना पॉपुलर है, ना कि वो वो गाने में बिलीव करती है, पर वो सोचती है कि जो मैं नहीं कर पाई वो शायद मेरी बेटी कर दे और वो पॉपुलर हो जाए। तो पॉपुलर होने की चाहत में आज इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है, और मतलब अपने आप को बहुत हार्ड सेल कर रहा है, और वो बहुत चिंताजनक विषय है, और इस पर हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पर वही मैं कह रहा हूं ना, आप अगर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी फिल्में देखे, अच्छी राइटिंग्स को सराहे, राइटर्स को सपोर्ट करे, टेक्नीशियंस को सपोर्ट करे, अच्छे कंटेंट को बढ़ावा दे, तो मुझे लगता है कि यही पैराडाइम आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हो कि बिल्कुल जहां सही है। आपने वल्गैरिटी को सेंटर स्टेज दे रहे हो, वहीं आप शायद सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ, अगर आप आपके राइटिंग, आपके कंटेंट को, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट जो है वो समाज में एक चेंज लाने के लिए, समाज में लोगों को सोचने पे मजबूर करने के लिए, समाज में लोगों को प्रेरणा देने के लिए पैदा हुआ है, और ये एक जिम्मेदारी है जो ऊपर वाले ने हमें दी है। तो जिम्मेदारी पे खरा उतरना अपना काम है। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, थोड़े से अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा पढ़िए, अपने संस्कारों को, अपने राइटिंग को अपने सीनियर्स से बहुत सीखें, और
ना कि फेम के पीछे पड़िए, क्योंकि आज आप वो रेस में आ जाएंगे, बट फिर आपकी जगह कल कोई और आ जाएगा और फिर बहुत आपके लिए वो एक चिंताजनक विषय बन जाएगा। परेशानी हो जाएगी। जी मैं पार्था जी भाई, आपकी बात ठीक है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मेरा बेटा नमन, जो कि शिशु कुंज में पढ़ा है, इंदौर के अच्छे स्कूल में पढ़ा है, और जी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है। वो अभी एलएलबी 4th ईयर में आया है। कहता है मुझे यूडीसी जज बनना है। लेकिन एक बात उसने जो मुझसे एक दिन कही थी, पापा मुंशी प्रेमचंद्र आपने पढ़ा, आप कहते हैं दो बैल ये सब बताते हो, तो हमें तो पढ़ाया नहीं गया ये। तो जी अभी देखिए दीपक मालवीय जी ने यही बात पूछी है। उन्होंने कहा है कि सर आज पढ़ने वाले ही नहीं है तो अच्छा कैसे लिखेंगे। जी जी तो क्या जी कहेंगे सर इस बारे में? जी साहित्य के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। जी, संस्कृति के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। एक अनुशासन लागू होना चाहिए कि दिन में मैं इतने घंटे जितने सोशल मीडियम को देता हूँ, जितने मैं फेसबुक को देता हूँ, जितना व्हाट्सएप को देता हूँ, कम से कम मैं उतना वक्त हमारे एंशियंट क्लासिक राइटिंग्स को दूंगा, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को दूंगा और हमारे कल्चर को दूंगा। बिल्कुल सही है, या आप बिल्कुल सही है। दिन डिवाइड कीजिए कि भाई मैं मंडे वेडनेसडे सैटरडे जो है मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे ध्यान दूंगा, और बाकी जो 4 दिन है उसमें एक दिन छुट्टी और बाकी 3 दिन है वहां मैं एक दिन रामचरितमानस का पाठ करूंगा, एक दिन क्या बात है। मैं यू नो मुंशी प्रेमचंद पढ़ूंगा या सादत हसन मंटो पढ़ूंगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस सही, ये चीजों से अवेयरनेस बहुत आ सकती है और बहुत बिल्कुल फर्क सही पड़ कह रहे सकता है। एंड इट स्टार्ट्स विथ होम। आई थिंक हम जो भी अभी देख रहे हैं ये शो, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ये खुद शुरू कीजिए, क्योंकि आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां 3 आपकी उंगलियां। तरफ उठ जाती है। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही यू है। नो आप आपकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन भी कीजिए। जी हाँ, और मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं मेरी तरफ से बिल्कुल सही। आपने मुझे सोचने पे मजबूर किया है, तो मैं मेरी तरफ से आपको ये वादा देता हूं कि मेरी राइटिंग्स में या मेरे काम में मैं वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये मैं और कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं ना कि क्या बात है। सिर्फ आपको प्रीच करूंगा, प्लीज करूंगा, पर मैं बिल्कुल सही मेरे है। संस्कार, मेरी संस्कृति और जितना कुछ मैंने समाज से और मेरे अपब्रिंगिंग से और मेरी सोसाइटी से और मेरे कल्चर से सीखा है, वो मेरे राइटिंग के थ्रू उसमें कहीं ना कहीं उसकी छाप जरूर होगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। उसी क्या तरीके से बात है। आप भी वादा कीजिए कि मैं अच्छा काम देखूंगा, अच्छा काम लिखूंगा, अच्छे काम को सराहूंगा। तो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान से, नेक्स्ट पूरे हिंदुस्तान से, पूरे न्यूजीलैंड से, पूरे इंग्लैंड से, और पूरे हिंदुस्तान से, इंदौर से, मध्य प्रदेश से सचमुच आपको बहुत सारी शुभकामना देता हूं। और कहता हूं कि इसी तरह अगर सोच पूरे हिंदुस्तान की हो जाए तो हम सिर्फ एक गोल्ड मेडल तक नहीं टिकेंगे, हम टिकटॉक तक नहीं टिकेंगे, हम बहुत आगे चलेंगे। हिंदुस्तान पर नहीं, पूरे दुनिया पर राज करेंगे। हिंदुस्तान पूरे दुनिया पर राज करेगा। इस सोच को सल्यूट करता हूं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल सिंह जी कह रहे हैं कि पार्थ भाई, लेकिन जो असल में होता है गाली गलौज, मारपीट और खून खराबा, वो दिखाने में क्या आपत्ति है? देखिए वो दिखाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी बात यह है कि अभी देखिए यूपी बिहार क्राइम अगर यही दिखाया जा रहा है या तो मुझे ये लगता है कि दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स, वन ऑफ द ब्रांचेस जिसमें आप ये चीजें करें। बट दिस शुड नॉट बी द ओनली थिंग। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ वेटरन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उसको एक बेंचमार्क बना दिया है, पर फिर बिल्कुल सही क्या कह रहे होता हैं। है ना, भेड़ चाल हो जाती है कि फोटो कॉपी भाई कॉपी 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 कॉपी। हाँ किसी ने सत्या बनाई, किसी ने गैंग्स ऑफ वासीपुर बनाई, तो फिर 10 लोग सोचते हैं कि हाँ 4 गालियां दो, अंडरवर्ल्ड पे बना दो तो ये चलेगा। तो मुझे ये कुंजी लगता है, है कि कुंजी। ये है, हाँ ये की है। सब जो कर रहे हैं वो आप करोगे। तो वो कहानी थी हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी कि एक आदमी वो पिपनी बजा के चला रहा है और एक एक चूहा करके उसके पीछे जुड़ते आ जाता है रहे और शहर के सारे चूहों को वो फिर पहाड़ से ऊपर से गिरा देता है। तो उसी उसी तरह हो रहा है कि भाई एक आदमी कुछ
अलग करने की कोशिश करता है और बाकी लोग अलग करने की चाह में उसी को कॉपी करते हैं। तो आप अपने आप को समझिए, आप किस तरीके के राइटर हो, आप किस तरीके के व्यूअर हो, आप किस तरीके के मेकर हो, और ये ना कीजिए जो लोगों को करना है, क्योंकि लोग तो करते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो काम है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस पे आप खरा उतरिए। और देखिए, यूपी बिहार में सिर्फ क्राइम नहीं होता ना, यूपी बिहार ने आपको नदिया के पार भी दिया है, यूपी बिहार ने आपको हम आपके हैं कौन भी दिया है, बिल्कुल देर सही आर है। रांझना जैसी खूबसूरत लव खूबसूरत स्टोरी फिल्म भी है। आपको दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे रस सारे क्षेत्रों में है, यू नो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू हैव टू एक्सपैंड योर होराइजंस। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम गलत है, क्राइम मैं भी देखता हूँ। मैं बहुत एक एक जमाना था जब लॉकडाउन के वक्त लोग क्राइम पेट्रोल ही देखते थे दिन भर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वही करें, जी, आप में जो नया है वो आप दीजिए, आपकी सोच को आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपको लोगों को सोचने पे मजबूर करना है। तो क्राइम एंड बिल्कुल इरोटिका आर नॉट दी ओनली टू थिंग्स दैट कैन बी टॉट। क्राइम मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि गाली गलौच के बगैर भी एक आदमी विलन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी शराब खाने बैठ के दूध पिएगा और विलन बन जाएगा। जी। वो बुरा आदमी है, वो बुरी भाषा बोलेगा, पर चूंकि लोग देख रहे हैं तो उसको बुरा आदमी बनाना और उससे गालियां बुलवाना जरूरी नहीं। तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या बात ये है। मेरी राय है। स्वपन राय जी कह रही है, नाइस सर, बहुत अच्छा आपने एक विस्तार से इस चीज को बताया और डीप में जाके बताया। भगत राणा जी कह रहे हैं, सर मजा आ गया सर आपकी इन बातों से। और अंकित भट्ट जी कह रहे हैं, सर मैं सलमान खान का मैं उनका फैन हूं और मेरे फेवरेट हैं, और सचमुच आपने उनके साथ काम किया है। आपको सल्यूट करता हूं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सर मैं थोड़ा सा आगे और करीब लाता हूं आपको, क्योंकि आपने वहां डेप्थ में पहुंचा दिया है आज कैफियत को। कैफियत वाले, मैं सोच रहा था कि आज कॉमेडी होने वाली है और बहुत सारे कॉमेडियन इसमें आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, चाहे सुनील पाल आ चुके हों, चाहे वीआईपी आ चुके हों, हिंदुस्तान के जाने माने कॉमेडियन इसमें आ चुके हों, या मैं कहूं कि सुदेश भोसले जी आ चुके हों। लेकिन आज मैं सोचता था कि शायद एक बार और एक कॉमेडी का तड़का लगेगा, लेकिन आज इतनी वेटेज, इतनी भारी बातें हुई हैं कि सचमुच आज श्रोता, मेरे दर्शक कह रहे होंगे ये तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। और उसी को लेके मैं आगे चलता हूं कि कहते हैं कि सर आपने फिल्मों में काम किया और बहुत सारे किरदार आप चाहते भी होंगे निभाना। आपने सलमान के साथ, ऋतिक के साथ, इन कलाकारों को साथ काम किया, लेकिन काम किया ठीक है, वो कलाकार बड़े ठीक है, लेकिन आपकी वहां पर प्रेजेंस जो थी इतनी बेहतरीन थी। यही कहते हुए कहूंगा कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, उसके बाद ही कुछ वाह वाह वाह, क्या कारीगर बात है, करता क्या है। बात है, क्या बात। डायरेक्टर ने आपको डायरेक्शन जरूर दिया होगा, लेकिन इस भाई ने खुद को पहले पत्थर बनाया होगा, उसके बाद कहीं जाके कहा होगा अब मैं यहां पर खड़ा हूं। अब चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा अपना वजूद है। और वहां पर आपने क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सतीश जी, देखिए, मैं पहले की तरह ही वो बात दोहराऊंगा कि मैं अपने गुरुओं को, अपने सारे दिग्गज सह कलाकारों को, मेरे बुजुर्गों को और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी मैं हूँ या जो भी मैं बनना चाह रहा हूँ वो उनकी बदौलत है। जी, उन्हीं ने मुझे सिखाया, उन्हीं ने मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि देने से दिलाने वाला बड़ा, और जो दिलाने वाला है वो है। उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दी है जी, और इसीलिए दिए है क्योंकि आप कर सकते हो। तो जी, मैं कभी कंपटीशन मोड में जाता ही नहीं हूँ। मैं कभी किसी को एक्टर के साथ काम करता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे लिए वो राइटिंग, वो लेखी, मेरा फोकस ना कि स्टार्स को स्टार से मतलब कोई स्टार अगर मेरे सामने आए तो मैं इंटिमिडेट हो जाऊं। इससे अच्छा है, मैं सोचता हूं कि मैं मेरा अटेंशन डाइवर्ट करके स्क्रिप्ट पे फोकस करूं कि भाई अगर मैं एक जिम्मेदार, एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम कर रहा हूं तो कहीं मैं मुंह के बल गिर ना जाऊं। तो मेरा कंपटीशन ये रहता है कि कम से कम उन्हें ये लगे
कि भाई कोई टक्कर का मिला है, ना कि उनसे टक्कर करे, वो आप जंगल में अगर शेर के साथ बैर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो शेर है मतलब ही। नहीं। पर अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको आपका क्राफ्ट भी दिखाना है, और वो क्राफ्ट बिल्कुल मुझे ये सही। लगता है एज अ कॉमन मैन राइटिंग से आता है, स्क्रिप्ट से आता है, कहानियों से आता है। गब्बर सिंह जिंदा नहीं होता अगर शोले एक जिंदा दिल फिल्म नहीं होती। बिल्कुल तो सही कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही शोले कहा, थी बिल्कुल सही। इसीलिए गब्बर था। और अगर जी, ग्रेटेस्ट विलन आपने देखा जाए शोले में, मतलब बॉलीवुड में, तो गब्बर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। पर सबसे अगर पहले आप आता है। पूरी फिल्म देखो तो गब्बर सिंह साहब ने सिर्फ पूरी फिल्म में मार खाया है, किसी पे हाथ नहीं उठाया है। तो फिर वो इतना बड़ा डाकू कैसे बना? तो शायद वो क्या बात! इसीलिए इतने बड़े डाकू बने क्योंकि उन्होंने लाइंस पे तवज्जो दिया। गब्बर उनके डायलॉग्स की वजह से था। जिस बिल्कुल तरीके से सही वो कहा। डायलॉग बोला गया, तो डिलीवरी थी मैं उनकी। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि मैं ना कि स्टार से इंटिमिडेट, क्योंकि कैमरा कट होने के बाद एक्टर्स की पहचान सिर्फ रोल, कैमरा, एक्शन और कट तक होती है। उसके बाद तो एक्टर इंसान है। तो जी, बिल्कुल तब सही कहा। आप तब आप किसी स्टार से बात करते हो, तब आप उनसे इंटिमिडेट हो जाओ, उनसे दुनिया भर के सारे एक्सपीरियंसेस ले लो। पर बिल्कुल एट द सही कहा सेम आपने। टाइम जब जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम में भी आप 9 से 12 अगर आपको पेपर लिखना है, तो उस वक्त आप क्रिकेट स्कोर तो नहीं देखोगे ना, आपको 9 से 12 पेपर देना ही है। तो उस हिसाब से आप एक रूटीन अगर बना लेंगे, तो आप कभी इंटिमिडेट नहीं होंगे, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे और काम अच्छा कर पाओगे। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे गुरुओं ने मुझे ये शिक्षा दी और महादेव ने मेरे ऊपर ये कृपा रखी कि मैं ऐसा ही करता आ रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं हर रोल में क्या आपको बात! सरप्राइज कर पाऊंगा। क्या बात है! तो आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं, सर आप तो बहुत सुलझे हुए और आध्यात्मिक हैं। अब अब समझ आया कि दाढ़ी बढ़ाने का राज क्या है। ये दाढ़ी में काफी राज छुपे हुए हैं। आकाश भाई, इन राज को राज रहने दीजिए। मैं तो हम लोग सब लोग मिलके, जितने मेरे श्रोता दर्शक हैं, सब लोग मिलके अपने भाई के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले जो उनके सपने हैं जो दिन में देखे हैं, दिन के सपनों को आप पूरा करें। मैं तो यही चाहूंगा भाई। एक चीज मैं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं आज। जी, मेरे शो को चाहे गूफी भाई देखते हैं, बहुत सारे कलाकार देखते हैं शो को, बाद में देखते हैं, जी, पहले देखते हैं, जब भी वक्त मिलता है मेरे शो को देखते हैं जी, वो। जी, जी, भाई मैं एक बात कह रहा था कि पार्था भाई, कि ये ऑडिशन आजकल होते हैं, और हम्म, एक बीरबल जी मेरे शो में आए थे जिनकी उम्र शायद 80-85 के आस, जिन्हें 800-900 फिल्में की हैं। बीरबल को जी को ओके, कौन नहीं जानता। और ओके, ओके। वो यदि मोटा चश्मा लगा के 3-3 पन्ने को पढ़ के ऑडिशन दें, वो भी 25-25 साल के लोगों के सामने, और वहां पर सर कैसा लगेगा सर, कैसा लगता है सर? बहुत ही अ, देखिए, ये तो एक अ, इस बारे में मैं डिप्लोमेटिक आंसर तो देना नहीं चाहूंगा। मैं जी, अपनी तरफ से ये कहूंगा कि जब मेरा प्रोजेक्ट होगा, तो अगर मुझे बिरबल जी वो रोल में फिट बैठते हैं तो मैं बगैर ऑडिशंस के उन्हें कास्ट करूंगा। हालांकि कॉर्पोरेट में कहीं एक रूल होता है कि एक्टर आज वो जिस तरीके से हम आपको उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो उस हिसाब से क्या वो किरदार में फिट बैठते हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद उनकी ऑडिशन, उनका लुक टेस्ट लेना, ये हर एक्टर के लिए लाजमी है। हॉलीवुड में भी आज के दौर में भी खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्म मनी बॉल में ब्रैड पिट ने ऑडिशन दिया था। तो ऑडिशन तो रूटीन होता है, पर मेरा प्रॉब्लम है टाइप कास्टिंग में। मतलब बहुत बढ़िया। एक एक एक्टर के बारे में राय बनाना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि आज एजेंसीज में आपके नाम लिखे हुए हैं, गोरा मोटा अमीर आदमी, तो 40 नाम होंगे, जी, चोर ये 50 20 नाम नाम हो होंगे। गए, 50 तो नाम मुझे होते ही। ये समझ में नहीं आता कि भाई आदमी अगर शक्ल से चोर दिखे जी। तो चोरी होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फलाना इंसान तो चोर है, गुंडा।
और देशद्रोही, आतंकवादी, गरीब किसान, लड़की का बाप, ऐसे करके कैटेगरीज है सर, और उसके फोटोग्राफ्स है। तो ये मुझे चिंताजनक विषय लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दाढ़ी के बगैर लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे। वो सोचते थे यार एक मोटा सा हलवाई जैसे दिखने वाला इंसान है जो आपको बस हंसाएगा, तो वो हीरो का दोस्त ही हो सकता है। तो मुझे ये लगता है ये क्या ये एक्टर की लिमिटेशन है, या जो इंसान उधर वो रिस्पॉन्सिबल जगह बैठा है वो डिसीजन लेने, क्या उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि यार इस आदमी को टोपी पहनाई जाए तो ये मौलाना भी लग सकता है, इसको दाढ़ी रखी जाए तो ये साधु भी लग सकता है, या इसको बूढ़ा बनाया जाए तो ये मतलब बुजुर्ग भी लग सकता है। ये उस जगह बैठा हुआ जो इंसान है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये उसकी काबिलियत पे सवाल उठाता है, ना कि उन लोगों पे या बीरबल जी पे जो ऑडिशन देने जाते हैं। तो इस बारे में उनको सोचना पड़ेगा, और एक ये बहुत चिंताजनक विषय है, पर देयर शुड बी सम थिंकिंग ऑन इट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग अभी टू से। सर आपको बताऊं, गुफी भाई ने जो उनकी सीरीज चल रही है गुफी भाई की, जिसमें वो जितने महाभारत के पात्र हैं उनके लिए वो उनको सीरीज में लाते हैं, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि सतीश पांडे तो हमारे मुंबई में नहीं बैठा है ना, रोज अपने शो में इस बारे में चर्चा करता है। मैं तो सर ये कह रहा हूं कि अगर मेरी ये बात फिल्म इंडस्ट्री के आज 150-200 लोग आप जैसे मेरे साथ में जुड़े हैं, जो रोज मुझसे बातें चलती हैं, बातें होती हैं फोन पर, वो लोग जुड़े हैं, और अगर मैं कहीं ये मैसेज दे पाया इंडस्ट्री को कि जो सम्मानीय है हमारे, उनके ऑडिशन मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ हाँ, उनको रोल बताइए, सबकी चाहिए, लेकिन ऑडिशन तो मत लीजिए, उनको इतना मोटा चश्मा लगा के वो याद करें सर, उसके नहीं, लिए मैं ये मेरा कह एक रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन। ऑडिशन ना हो, एक लुक टेस्ट जो होता है ना, ये लुक लुक टेस्ट टेस्ट तक हम समझ सकते हैं कि भाई हमने सोचा है कि ये सीनियर एक्टर ये लुक में ये कैसा किरदार लगे, लगते हैं। तो वो जो बिल्कुल सही है। फाइनल 3 है, तो क्या है, एक आप उनको एक इम्पोर्टेंस भी देते हैं और उनका बेस्ट रोल भी आता है। बट एक्चुअली मुझे ये लगता है ना, अब हालांकि सारे दर्शक सुन रहे हैं, ये कहना नहीं चाहिए, बट अब जब बात छिड़ी है तो मैं बता देता हूँ। तो क्या जी होता है कि आप उसमें ना आपका स्टॉक बना देते हो जी, कि बिल्कुल सही कहा। भाई जो कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो लोगों की मेहनत दिखती है कि भाई मैंने भेड़ चाल में 50 लोगों का ऑडिशन कर लिया जी है। अब वही रोल में मुझे भी देखेंगे, वो वही रोल में किसी दुबले पतले इंसान को भी देखेंगे। उनको ये दिखाना है नंबर्स कि भाई आज मैंने 50 लोगों की ऑडिशन ली है, तो वहां जी सर, दिक्कत हो जाती है। अगर जी सारे लोग अपने काम पे फोकस करें और थोड़ा प्रोफेशनल रहे और ढंग से अपना काम करे, और ना कि सिर्फ एक दूसरे की जी हुजूरी करे, तो आई थिंक हम जी बहुत बेहतर और बहुत उम्दा कंटेंट दे सकते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे बढ़िया हो सकता है। क्योंकि जी जी हमने वो दिया है जब हमारे पास कुछ मीन्स ही नहीं थे। जी हम वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, हम बेस्ट एनिमेशन फिल्म्स देखते हैं, पर क्या हमें पता है कि ये सारी एनिमेशन इंडिया में ही होती है, इंडियंस ही करते हैं। तो अगर हम स्किलफुल लेबर और ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम बेहतरीन कहानियां भी बना सकते हैं, हम बेहतरीन कंटेंट भी बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना है, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेदार रहना बहुत बढ़िया सर। सर बहुत बहुत शानदार, आपने खुल के बात करी, लोग डरते हैं इस बात पर बात करने से, सचमुच आपने दिल की बात जोमा पे आपके आई, और आपने बोला है। मैं जैसा सिर्फ कि महादेव से आपके डरता सभी श्रोताओं ने आपको कहा कि आप लेखक हैं, बहुत प्यारे लेखक हैं, तो आपके लिए एक शेर दिल से मेरा मैं बोलना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि ये शेर शायद बहुत आपने सुना होगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े कलाकार हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हो जा रहा हूं, लेकिन ये हूं। क्यों कहते हैं कि ऐसे कह कलम रहे हो हाथ सचिन? में लिए बस सोचता रह जाता हूँ, कलम हाथ में लिए बस सोचता रह जाता हूँ, जिस दिन उससे बात ना हो, उससे मतलब ईश्वर से, जिस दिन उससे जी, बात ना हो, मैं लेख नहीं लिख पाता हूँ, मैं लेख क्या नहीं बात लिख है, क्या पाता हूँ। क्या माँ बात है, क्या माँ बात शारदे का जो आशीर्वाद आप पर है, सचमुच वो बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप लेखनी की तरफ मुड़ रहे हैं, और मैं एक बात अभी काफी देर से गौर कर रहा था, आप जब बोल रहे थे, हो सकता है कि मेरी ईश्वर सुन ले, कि आज की डेट में कई वक्त से हमारे फिल्मी दुनिया में एक जगह खाली है, वो है नेगेटिव किरदार की।
तो जी। आप अगर उसको कहीं ईश्वर ने चाहा तो आप उसको भर सकते हैं कि कभी भी ऐसी फ़िल्म एक रिलीज़ हो जिसमें कि नेगेटिव किरदार आपका बहुत बड़े मुकाम पर हो। मैं आज ईश्वर से ये माँगता हूँ और वो नेगेटिव बहुत किरदार आपको एक नई जगह दे। क्या कहना बहुत चाहेंगे सर बहुत इसमें? शुक्रिया सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। मुझे ये लगता है कि मैं मेरे लिए मेरा सबसे बेहतरीन किरदार मेरा अगला किरदार होता है। और मैं ये अच्छा। मानता हूँ कि मैंने आज आज तक कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को खाली रख सकता हूँ ना, तभी मैं दूसरी चीज़ों को सँभाल सकता हूँ। और मेरे लिए जब मैं किरदार फ़ॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि या तो मुझे वो किरदार एज़ अ पर्सन पसंद आना चाहिए या नापसंद होना चाहिए। सो बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि लव और हेट ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जी। पर मतलब जो एक ही सिक्के की एक ही साइड है, प्यार और नफ़रत। क्योंकि आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, उस चीज़ के बारे में आपको 100 चीज़ें पता है, जो आपको जी। पसंद है। जैसे मुझे लाल रंग पसंद नहीं है, मुझे नीला रंग पसंद है। तो मुझे लाल रंग के बारे में 10 चीज़ें पता है जो मुझे पसंद नहीं है। नीले रंग के बारे में मुझे 10 चीज़ें पता है जो मुझे पसंद है। इसीलिए शायद मुझे नीला पसंद है, मुझे लाल पसंद नहीं है। पर जब मैं इंडिफरेंट होता हूँ, मैं उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता हूँ, तब वो यू नो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो जभी भी कोई किरदार करे, तो वो इंसान या तो आपको पसंद आना चाहिए या तो पसंद नहीं आना चाहिए, ताकि आप उसको फिर बारीकी से समझ सकें, उसको समझ अपने सके। आचरण में ला सकें। बिल्कुल मैं सही जभी कहा आपने। भी मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, तो मैं ये सोचता हूँ 2 किस्म के एक्टर्स होते हैं, एक इनसाइड आउट और एक आउटसाइड इन। मुझे लगता है कि मैं स्क्रिप्ट पे ध्यान देता हूँ और फिर स्क्रिप्ट सेंटर स्टेज लेती है। तो मोर देन जस्ट नेगेटिव आई फील हर नेगेटिव में एक पॉजिटिव भी छुपा होता है। तो वो पॉजिटिव क्या बात है! मिसअंडरस्टूड होता है। एक सही आदमी को जैसे ओसामा बिन लादेन को समझा नहीं गया, तो वो आतंकवादी बन गया, अगर समझा जाता तो वो जीनियस बन जाता। तो वो जो थिन लाइन है, वो आप अगर समझ ले, तो आप आपके किरदार को काफ़ी चैलेंजिंग और बढ़िया कर सकते हैं विथ ऑल ऑनेस्टी। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो भी रोल रहे, लोग मुझे एज़ पार्था केरकर अगर ना पहचाने और उन किरदारों को पहचाने, तो मैं अपने आप को ज़्यादा खुशनसीब समझूँगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर सही है। वाले ने बहुत मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है! क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे वो किरदार करने के लिए भेजा है, ना कि देखिए फेमस होना तो ये हमारे पेशे का एक हिस्सा ही है। तो जी, जी, जी। फेमस होने पे हमें कोई श्रेय नहीं मिलता। फेमस होने के लिए ही हमें काम करना है। पर फेमस होने के बाद फेमस बने रहने के लिए जो बने करना रहना, है, स्टेबिलिटी वहाँ पर। वो एक बिल्कुल सही, वो एक एक्टर की एक्सरसाइज़ है, वो एक कलाकार की बिल्कुल सही। एक्सरसाइज़ है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं बखूबी निभा पाऊँ और कोई चैलेंजिंग किरदार कर पाऊँ, कोई उधर गुणी व्यक्तिमत्व है, कोई फ़िल्म मेकर्स है, कोई कास्टिंग में है जो देख रहे हैं या देखेंगे और सोचेंगे कि अगर मैं उस रोल में फिट बैठता हूँ, तो आई विल डेफिनिटली लव टू स्केयर पीपल, आई विल डेफिनिटली लव टू डू समथिंग नेगेटिव क्या और बात है, क्या बात है! बस ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अब तो कुछ पल बाकी है और मैं आपसे 2-3 चीज़ें लेके चल रहा हूँ कि जी। धीरज भाई कह रहे हैं, धीरज लाल जी कह रहे हैं, सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों को जानते ही नहीं हैं, तो इज़्ज़त कैसे करेंगे? हम उनको जानते नहीं हैं, कितनी बड़ी बात कही सर। हम उनको अपने बुजुर्गों को जानते ही नहीं हैं, तो इज़्ज़त कैसे करेंगे? कितनी गहरी सबसे बात है पहले और सबसे पहले बुजुर्गों को मानना ज़रूरी है, आप जब मानने लगोगे तो जानना बाद जानने में लग जाओगे। है। जानने लगे। आप विपिन गोयल जी कह रहे हैं, सर मैं भी अभिनय में प्रयास कर रहा हूँ। आपसे अभिनय का मेथड बताइए सर, अभिनय का मेथड क्या है? देखिए अभिनय का मेथड तो मैं उसके लिए तो आपको अकेडमीज़, आपको इंस्टीट्यूशंस और ये वो आप जॉइन कीजिए, क्लासेस जॉइन कीजिए। बट बेसिक मुझे लगता है कि हर एक इंसान कहीं न कहीं अपने अंदर एक एक्टर लेकर चलता है। सही जहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल आपको सही है। पता है आपका रिज़ल्ट आने वाला है, पर फिर भी आपको पिकनिक जाना है और आपको पता है कि आपके रिज़ल्ट की वज़ह से आपके पापा आपको पिकनिक में जाने नहीं देंगे। तो आप जिस तरीके से अपना रिज़ल्ट डिले करते हो, वो भी एक तरीके की एक्टिंग है। आज आपने अपने छोटे भाई को 2 चपेट मारी है और छोटा भाई शाम को पापा काम पे से आने के बाद
उनको बताने वाला है, तो फिर आप शिकायत पापा को जिस तरह मस्का लगाते हो, वो भी एक एक्टिंग होती है। तो भाई पार्थो भाई, इंसान आपने जो कहा सचमुच। मैं तो कहूं कि दुनिया में जितने भी हैं, चाहे वो पशु पक्षी जितने भी हैं ना, आज एक बात है कि जी, शेर भी जब शिकार करता है तो एक्टिंग करता है, दुबक के जी, बैठता है। छिपकली भी जब जी, बैठती है, कीड़े को पकड़ने वाली होती है तो एकदम पीछे जाती है, बैक मार के पहले आगे आती है। ऐसे ही बिल्ली जी। भी। तो ये तो सारा अभिनय तो हर हर प्राणी के अंदर जो इस दुनिया में विचरण कर रहा है। सही है, आपने बिल्कुल सही आपके कहा। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब आप उस किरदार को अपने अंदर समाते हो और फिर अपने आप को काफ़ी बारीकी से समझकर चुपके से उस किरदार से निकाल देते हो, तो सिर्फ़ वो किरदार बचता है, आप नहीं बचते। क्या तो बात है, क्या मुझे बात लगता है है। कि आप उस किरदार को अपने अंदर सँभालो और फिर अपने आप को उसमें से निकाल दो, तो सिर्फ़ वो किरदार बचता है। तो उसके लिए बहुत ईमानदारी, ऑब्ज़र्वेशन और मैं कहूँगा डेडिकेशन टू द स्क्रिप्ट। आप अगर स्क्रिप्ट बिल्कुल। को महत्व दोगे, एक लेखक ने कुछ सोच रख के वो लिखा है, वहाँ कहीं फुल स्टॉप है, मतलब कहीं पूर्ण विराम है, कहीं अल्प विराम है, वो क्यों है, किस लिए है? उन सवालों के जवाब अगर आप ढूँढोगे तो कहानी में ही सब कुछ छुपा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहानी में छुपा रहता है। अब देखिए, आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं सर आपने मेरे फेवरेट और जीनियस पीयूष मिश्रा जी के साथ काम किया है। कुछ जी। उस बारे में कुछ बताएंगे, पीयूष मिश्रा जी के साथ जो आपने काम किया है? जी, पीयूष जी के साथ मैंने एक फ़िल्म की थी तेरे बिन लादेन और जी, जी। पीयूष जी काफ़ी गुणी व्यक्तिमत्व है और काफ़ी मतलब खुले ज़िंदा-दिल इंसान है और वेल रेड है। तो पीयूष जी वैसे अपने रोल में काफ़ी मतलब मंझे हुए रहते हैं बट नॉर्मली ही इज़ ऑल्सो वेरी काम एंड क्वाइट। सेट पे वो ज़्यादा ऐसे हँसी-मज़ाक मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो अपने रोल में काफ़ी फ़ोकस्ड रहते हैं बट वो होता है ना वो एक ओल्ड स्कूल जो आपके संस्कार होते हैं आपके अंदर कि भाई जब कैमरा ऑन होता है तब मुझे अपना किरदार करना है, तब तक मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, अपने किरदार पे फ़ोकस देना है। दिस अगेन कम्स बैक टू हिम बीइंग अ वेरी गुड राइटर, वेरी गुड रीडर, वेरी गुड पोएट। क्या बात तो वही है क्या बात आप साहित्य में जितनी रुचि रखोगे माँ और भोले बाबा आप पे हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। तो इफ एनीवन हू इज़ वांटिंग हू इज़ हियरिंग मी जो ये फ़ील्ड में आना चाहता है, मैं फिर वापस दोहरा रहा हूँ कि आप राइटिंग और रीडिंग पे थोड़ा तवज्जो दें और बाकी गॉड विल ब्लेस यू एंड माय बेस्ट विशेस आर क्या विथ यू बात ऑल। है, क्या बात है। पार्थो भाई एक एक चलते चलते बस कुछ पल आपके साथ है क्योंकि आपने आज सचमुच मेरे कैफियत को बहुत बड़ा किया है। कहूंगा कि प्यासे आपके लिए है कि प्यासे की जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमी से सौदा, फिर भी नहीं किया था हमने जमी से सौदा, दो चार आसमां तो कदमों पे गिर पड़े थे, दो चार आसमां तो कदमों पे गिर पड़े थे। वाह, वाह! मैं चलते चलते आपसे पूछना क्या बात चाहूंगा है सर। कि कैफियत में आपको कैसा लगा आज, और आप कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की बात? देखिए नॉर्मली मैं वैसे बहुत क्वाइट किस्म का इंसान रहता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अ, आपको एज़ अ कलाकार इम्पोर्टेंस तब मिलता है जब आप अपने आपके काम से जाने जाते हो। अ, बट आपसे बात करके आप आपके एक्सपीरियंस आप के जो आपकी जो ज़िंदा-दिली है और आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ़ और आप जिस तरह कैफ़ियत कंडक्ट करते हो और मुझ जैसे एक नए कलाकार को पहली बार मुझसे बात करके भी एक अपनेपन की फीलिंग दी और सही। एक 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 टैक्ट होता है एक बहुत अच्छे होस्ट में कि वो जो सामने वाले को जब अपना फ़ील कराए तो फिर वो उसके दिल की बात आराम से उसकी ज़ुबान पे आ जाती है। तो आपने बहुत टैक्टफुली मुझसे मेरे दिल के काफ़ी क्लोज़ सब्जेक्ट्स को लोगों तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कैफ़ियत पे आकर क्या मुझे बात है भाई। वाक़ई बहुत अच्छा लगा। I had one of the best experiences of life and I'm really thankful and I'm very grateful to God कि मुझे आज एक और भाई मिले
जो इंडस्ट्री नहीं, के हैं, हमेशा और एक वादा दोस्त भाई। कमाया मैंने। थैंक यू सो मच। और तो भाई मैं अभी एक दिल से शुभकामना देता हूं, जो सच्चे मन से कह रहा हूं, और मैंने हमेशा जी कहा है कि मैं खुद के लिए कभी ईश्वर से मैं कभी नहीं मांगता, और हमेशा लाइक का बटन दबाता हूं। दूसरों के होंठों पे मुस्कुराहट देना मेरा काम है। यही कहते हुए कि आपसे एक दिल की बात कह रहा हूं कि आने वाला प्लीज। वक्त आपका हो। मैंने न जाने कैसे मेरे जहन में आया कि एक नेगेटिव किरदार जो काफी दिनों से ब्लैंक पड़ा हुआ है, ईश्वर करे आप उस ब्लैंक को भर दें, और उस दिन जब बड़ी ऊंचाइयों पर तो मुंबई फ्लाइट पकड़ के आपके पास आऊं, जो सुपर हिट फिल्म हो, वहां आपको झप्पी पाके कहूं भाई यही तो चाहता था मैं। यही कहते हुए कि प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतसिर, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाओ कि पानी निकल पड़े, मारो जमी पे वाह, पाओ कि पानी निकल पड़े। यही क्या बात। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इतना बेहतरीन करें, इतना लगन से करें, और माँ शारदे का आशीर्वाद हमेशा आप पे रहे। यही कहते हैं पार्थो भाई, आपको आज कैफियत की महफिल में सचमुच आज आपने इस महफिल को बिल्कुल अपोजिट कर दिया। जो ख्यालात मेरे थे कि आज कुछ हंसी मजाक होगी, कुछ डायलॉग बाजी होगी, लेकिन आपने आज मेरे दिल को छुआ। श्रोता जितने भी हैं, आज जितने भी श्रोताओं ने बात को पूछा, वो बहुत बहुत कंक्रीट बातें, बहुत बारीक बातें हुई हैं। और सच है कि आपको आज एक बात और बताने जा रहा हूं कि मेरे शो में इससे पहले विक्रम कोहली जी आए थे, वो बहुत अभिनय जी के सम्राट हैं, वो भी आप ही, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी जो दिल जिंदा दिली बातें थी। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी कि जिस फिल्म में मैंने काम किया है अमिताभ बच्चन जी के साथ, अग्निपथ, उन्होंने कहा एक सतही फिल्म थी, उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने पसंद किया, वो पिक्चर हिट हो गई। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। ऐसे ही आपने बहुत सारी ऑडिशन के बारे में दिल की बात कही। आपको सचमुच अपने श्रोताओं की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से, विनय भाई शुक्रिया, आपने मेरे शो को नैनीताल, अपने न्यूजीलैंड पहुंचाया, और बालाजी जोशी जी, आपने मेरे शो को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया, और अपने किस्मत टीवी जिन्होंने मेरे इंग्लैंड में इस शो को दिखाया। और अभी ये शो चलता रहेगा, लगातार देखिएगा, अभी चलता रहेगा, क्योंकि ये लोग शो को शेयर बहुत किया जाता है। मैं सभी से कहूंगा कि जिसने पार्थो भाई को प्यार दिया है तो वो इस शो को शेयर करें, क्योंकि इसके बाद ये यूट्यूब पर जाएगा। पार्थो भाई सचमुच दिल से आपको यही कहूंगा, शुक्रिया मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। ये रिश्ता ऐसा ही बने रहेगा, सिर्फ कैफियत तक नहीं, हमेशा के लिए है। आपको दिल से शुक्रिया कहता हूं, सतीश जी, धन्यवाद कहता मुझे हूं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। और उम्मीद है कि आपका शो और ऊंचाइयों को छुए, और थैंक यू। यू डू 680 राजकुमार shows. भाई को धन्यवाद दे देते हैं, इतना प्यारा भाई मुझे आज मिला है, जो दिल का Lots of कितना love to सच्चा है। Rajkumar. Thank you Rajkumar. Thank राजकुमार भाई को you and इतना God प्यारा bless you. भाई मिला है। और कोशिश कीजिएगा, जो भी आपकी तरह अच्छे बेहतरीन कलाकार हो, तो मुझे कैफियत के लिए जरूर बताइएगा, क्योंकि कैफियत शो Definitely. मेरा एक अलग शो है। इसमें वो नहीं होता जो 5 क्वेश्चन लिख के बोल दिए जाते हैं। मैं जी, of आपको course. एक बात और बताऊं अपने श्रोताओं को, कि मैंने आज अपने पार्थो भाई से कोई भी क्वेश्चन शो से पहले उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा, मैंने कोई भी बात उनसे नहीं करी। मैंने सिर्फ अपनी तैयारी करी थी, मेरी अपनी खुद की तैयारी थी, मेरे जहन में जो था उनके लिए मैंने किया। धन्यवाद, शुक्रिया मेरे भाई, ऐसी तरह हंसते रहिए, ऐसे खुश रहे। Thank you Satish लव ji, यू, and all the best to Kaifiyat. God bless you. थैंक Thank यू। you everyone. आपको भी बहुत बहुत Love to शुभकामनाएं, all my धन्यवाद। fans and viewers. God bless you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। और बोलूंगा मैं, काट काट हो गया क्या? सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे कैफियत के 68 शो को इतना प्यार दिया। आज जो कलाकार था, पार्थो भाई थे, वो हमेशा कॉमेडी क्या करते थे, लेकिन आज जो सीरियस बातें हुई हमारे बीच में, उसके लिए सचमुच आज ये कैफियत का अलग ही मूड था। और आज जिस तरह से आज हमारी हेमा जी का बर्थडे था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन लोगों का भी आज बर्थडे है, उनको बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कलाकार हमारे बीच में कैफियत में आ रहा है। बीच में कुछ हमारे उत्सव थे, हमारे कुछ त्योहार थे, इसलिए मैंने उसमें गैप लिया था, क्योंकि ये कैफियत आपका शो है, मेरा शो है, इसमें ये नहीं कि कब किया जाए कब ना किया जाए। इसलिए आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है। बहुत जल्दी आपके बीच में फिर एक बड़ा कलाकार लेके आता हूं, क्योंकि कलाकार बहुत सारे आने के लिए तैयार है कैफियत में, क्योंकि आपका प्यार उन्हें मिल रहा है। आपने जिस तरह से कैफियत को बड़ा किया है, उसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद देते हुए
इस शो को यहीं समाप्ति की ओर ले जाता हूं। और जिस तरह से किसी भी शो को खत्म करने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि नाम बताऊं, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। बहुत जल्दी जो आपके बीच में आने वाला कैफियत में, उसका पोस्टर आप तक आ जाएगा, क्योंकि 3-4 कलाकार जो काफी बड़े-बड़े हैं वो तैयारी में है आपके बीच में आने की, आपसे दिल की बात करने की। यही कहते हुए यहाँ विराम देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन यही है कि आपको भी अपना काम शुरू करना है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिंदगी के हर लम्हात में, हर लम्हे में आप सफल हो। आज हिमानी शिवपुरी जी मुझे दिन में मिली, मैंने उनका 10 मिनट अपना वीडियो उनके साथ शेयर किया था, उनके साथ लाइव टॉक शो किया था। इतना पसंद किया गया कि ना जाने कितने लोग, 100 लोगों ने उसे देखा है और इतने मैसेज दिए। उनको दिल से शुक्रिया कहता हूं। और जितने भी लोग मेरे साथ थे, सचमुच सच्चे मन से था, वो दीपक भाई हो, जितने भी लोग थे, उन्होंने बहुत मेरा अपनापन दिया। कृपेश जी हो, उन्होंने बहुत शो किया। नमन, उसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस शो को 68 जो 68वां शो है ये, उसको समाप्ति की ओर ले जाता हूं। यही कहते हुए फिर मिलेंगे आपको सतीश पांडे जी, सतीश पांडे आपके साथ होगा। सभी आपके जितने भी मेरे मित्र हैं, आप जिनको भी प्यार करते हैं, उनसे जरूर कहिएगा कि मेरे कैफियत को देखिए। सतीश पांडे आपको यहीं से विदा चाहता है। थैंक यू।